Hey everyone and once again welcome to WS Quick Tech. Myself उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट एसईओ इम्प्लीमेंटेशन की। गाइस किस टाइप से हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, चाहे वो ऑन पेज की बात हो या वो ऑफ पेज की बात हो या वो टेक्निकल एसईओ की बात हो, हम लोग एक एक चीज को डिटेल में समझने वाले हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का डिस्कस करने वाले हैं। एक वेब पेज हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये भी देखेंगे किस तरीके से हम लोग उस वेब पेज को सेलेक्ट करें। आखिर किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट में उसी वेब पेज को हम लोगों ने किस लिए सेलेक्ट किया है, क्यों सेलेक्ट किया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उस वेब पेज के रिस्पेक्ट में हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, यानी ऑन पेज के एफर्ट्स करने के लिए हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड्स को फाइनलाइज करेंगे, देखेंगे कौन-कौन से अलग-अलग टूल्स हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कौन से फ्री, कौन से पेड टूल्स हैं, ठीक है? किस टाइप से मैनुअल कीवर्ड रिसर्च करिए, 3 सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक स्पेसिफिक पेज के रिस्पेक्ट में। फिर उसी पेज के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे किस टाइप से हम उस पेज का ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं और किस टाइप से हम अपनी वेबसाइट के टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ऊपर किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर एक वेबसाइट आपको दिख रही है जेसीआर कैब। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्रू आउट ये जो हम लोग प्रोजेक्ट का डिस्कशन करेंगे, इस थ्रू आउट प्रोजेक्ट में हम लोग जेसीआर कैब को ही डिस्कस करेंगे कि जेसीआर कैब के किसी एक स्पेसिफिक वेब पेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उस वेब पेज के रिस्पेक्ट में जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑन पेज, राइट, ऑफ पेज और जो टेक्निकल एसईओ का इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग करेंगे। वैसे गाइस अगर हम लोग टेक्निकल एसईओ की बात करें तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो जनरली पेजेस लेवल पर नहीं होते हैं, जनरली पेजेस लेवल पर नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर वेबसाइट लेवल पर होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें एसएसएल सर्टिफिकेट का, है ना? एसएसएल सर्टिफिकेट का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो हमारा वेबसाइट लेवल पर लगता है। अगर हम वेबसाइट की स्पीड के ऑप्टिमाइज़ेशन की बात करें, हाँ, पेज की स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन भी होती है, बट जब कभी भी हम स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो हम कंप्लीट वेबसाइट की जो हमारी स्पीड है, उसको ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। वैसे स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन भी पेज स्पीड लेवल पर ही होती है, बट हाँ, हम एफर्ट्स करते हैं ताकि हमारी पूरी जो वेबसाइट है, हमारी जो कंप्लीट वेबसाइट है, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ हो सके और जब उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, तो जितने भी उसके अंदर पेजेज़ होते हैं, उनकी भी स्पीड ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। गाइस कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ऑन पेज के एफर्ट्स होते हैं वो तो स्पेसिफिक पेजेस लेवल पर होते हैं। जो हमारे ऑफ पेज के एफर्ट्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक पेजेस के लेवल पर होते हैं। लेकिन जो हमारे टेक्निकल एसईओ के एफर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एफर्ट्स हमारे पेजेस लेवल पर नहीं होते हैं। कुछ एफर्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे वेबसाइट के लेवल पर भी होते हैं। फाइन। तो प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जेसीआर कैप के किसी एक स्पेसिफिक वेब पेज को सेलेक्ट करके हम लोग आगे मूव करेंगे। गाइस इससे पहले कि हम लोग इसके टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन पर आएँ, मतलब किस टाइप से ऑन पेज करते हैं, किस टाइप से ऑफ पेज करते हैं, तो जब हम लोग इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो प्रोसेस है गाइस, वो बेसिकली स्टार्ट होती है कीवर्ड रिसर्च से। गाइस हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है कीवर्ड रिसर्च से। बट उससे पहले कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर आपके पास कोई क्लाइंट वेबसाइट लेकर आता है या क्लाइंट की बात अभी नहीं करते हैं, ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके पास जो वेबसाइट है वो कितने तरीकों से आ सकती है। मतलब आपके पास एक प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से आता है और वो प्रोजेक्ट की अलग-अलग स्टेट्स क्या हो सकती है, मतलब किस तरीके का प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक प्रोजेक्ट आपको इस टाइप का मिल सकता है जो बिल्कुल रॉ वेबसाइट हो, ठीक है? मतलब वेबसाइट तो रेडी है, वेबसाइट तो आपकी रेडी है यहाँ पर, बट इसके ऊपर एसईओ के कोई एफर्ट्स, ठीक है? एसईओ के कोई अगर हम एफर्ट्स की बात करें, तो इसके ऊपर एसईओ के कोई भी एफर्ट्स अभी तक नहीं हुए। एक-एक कंडीशन हो सकती है, मतलब इस टाइप की वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए आपके पास आ सकती है। वो ये है कि एक बिल्कुल रॉ वेबसाइट, मतलब वेबसाइट रेडी है, उसके सारे पेजेज़ रेडी हैं और वेबसाइट रेडी है, बट उसके ऊपर किसी भी टाइप का जो एसईओ एफर्ट्स हैं, वो अभी तक नहीं किए गए हैं, कोई भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का काम उसके ऊपर नहीं हुआ है। सेकंड जो हमारे पास आ सकती है वेबसाइट या प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो ये है कि एक वेबसाइट ऐसी है, जिस पे ऑलरेडी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का काम हो चुका है, राइट? जिन वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का काम हो चुका है, अगर ऐसी वेबसाइट आपके पास आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के एफर्ट्स करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले इन वेबसाइट्स को ऑडिट करना पड़ता है। प्रॉपर्ली आपको इन वेबसाइट्स को ऑडिट करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि इनकी करंट स्टेज जो है, वो क्या है, ठीक है? ये अभी वेबसाइट कहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रही है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो मतलब इनके जो इम्पोर्टेंट वेब पेजेज़ हैं, वो कहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या स्टेज है अभी। एग्ज़िस्ट करने का मतलब मैं रैंकिंग के रिस्पेक्ट में आपसे बात कर रहा हूँ
कि वो पेजेस अभी कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, उनकी पोज़ीशंस क्या है, किन कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर्स के साथ उनकी रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट? तो अगर हम बात करें ऐसी वेबसाइट्स की जिनके ऊपर ऑलरेडी एसईओ का काम हो चुका है, हमारे कुछ स्टेप्स बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें प्रॉपरली उस वेबसाइट को ऑडिट करना पड़ेगा और ऑडिट केवल एक लेवल पर नहीं होता। यहाँ पर मैंने आपको रैंकिंग का एक एग्जांपल बता दिया, बट एक ही चीज़ नहीं होती है जो हम लोग ऑडिट करते हैं, ठीक है? बड़ी सारी चीज़ होती है, अलग-अलग फैक्टर्स के ऊपर हम लोग ऑडिट करेंगे। जैसे ऑन पेज के फैक्टर्स के ऊपर हम लोग ऑडिट करेंगे, राइट? उसके बाद हम लोग ऑफ पेज के जो हमारे अलग-अलग फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर भी हम लोग उसको ऑडिट करेंगे। हम अपनी बैकलिंक्स की जो प्रोफाइल है, ठीक है? जो हमारे बैकलिंक्स की प्रोफाइल होती है, उसको भी हम लोग कंप्लीटली देखेंगे कि जो बैकलिंक्स की प्रोफाइल है वो किस तरीके की है, जो भी वेबसाइट हमारे पास आई है एज़ प्रोजेक्ट, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि किस टाइप से हमें उसके ऊपर काम करना है, ठीक है? यही चीज़ जो आप देख सकते हो कि जो हमारी रॉ वेबसाइट होती है, इसके ऊपर ये चीज़ थोड़ी-सी आसान होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी आसान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑडिट है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती हैं कि जो पहले से सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का काम हुआ है, या पहले से जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के एफर्ट्स हुए हैं, उनको आपको ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है यहाँ पर, राइट? तो ये चीज़ एक हमारी होती है। उसके बाद जो तीसरा है, वो मैं आपको बता दूँ, थर्ड जो आपके पास प्रोजेक्ट आ सकता है, वो ये आ सकता है कि आप इन्वॉल्व हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एट वेबसाइट क्रिएशन लेवल, राइट? वेबसाइट क्रिएशन लेवल, जैसा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एजेंसीज में या जो आईटी कंपनीज हैं उनमें होता है, राइट? कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई वेबसाइट बन रही है, ठीक है? वेबसाइट अगर कोई बन रही है, तो वो वेबसाइट के बनते बनते भी बड़े सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनमें जो एसईओ पर्सन्स हैं उनके इनपुट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हो सकता है कि आप उस लेवल पर भी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, जहां पर जब वेबसाइट क्रिएट हो रही है तब भी आप अपने इनपुट्स दे रहे हो, तब भी आप अपनी सजेशंस और रिकमेंडेशंस दे रहे हो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेबसाइट किस तरीके की होनी चाहिए, राइट? तो आपके पास जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट आते हैं कि इन वेबसाइट्स का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना है, तो ये अलग-अलग सिनेरियोज़ क्रिएट हो सकते हैं। एक बार कैसा हो सकता है, बिल्कुल आपके पास रॉ प्रोजेक्ट आ सकता है। रॉ प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि वेबसाइट तो बन गई है, लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम नहीं हुआ। एक बार आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जिसके ऊपर वेबसाइट बन चुकी है और उनके ऊपर कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स भी हो चुके हैं। तीसरा आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जो रॉ वेबसाइट भी नहीं है, मतलब वो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट स्टेज में है और उस वक़्त सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस आपको डेवलपर्स को देने होते हैं, वो आप वहाँ पर देते हो, राइट? तो ये चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर कि 3 तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, उन तीनों में आपको अलग-अलग तरीकों से काम करना है, राइट? उसके बाद गाइज़ अगर हम लोग बात करें, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं वेबसाइट के स्ट्रक्चर की क्यों बात कर रहा हूँ। गाइज़ जब हम बात करते हैं वेबसाइट के स्ट्रक्चर की, तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर का मतलब सीधा-सीधा होता है कि मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट के पेजेस की, क्योंकि पेजेस ही वो एंटिटीज़ हैं, पेजेस ही वो चीज़ें हैं जो आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाती हैं। वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है? वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है पेजेस से। वेबसाइट है क्या? अगर हम टेक्निकल डेफिनिशन देखें वेबसाइट की, तो अगर जो हमारी वेबसाइट है, दैट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये हमारी वेबसाइट का वेब पेज 1 है, ये हमारी वेबसाइट का पेज 2 है, ये हमारी वेबसाइट का पेज 3 है, ये हमारी वेबसाइट का पेज 4 है। तो हमारी वेबसाइट में कितने अलग-अलग पेजेस हैं और क्या ये पेजेस उसी तरीके से हैं जिस तरीके से इन पेजेस को होना चाहिए, यानी कि वेबसाइट स्ट्रक्चर। तो गाइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, वो वेबसाइट के जो अलग-अलग पेजेस हैं, वो पेजेस प्रॉपरली जो है स्ट्रक्चर्ड हैं या नहीं हैं। अगर वो पेजेस प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको प्रॉब्लम आने वाली है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि जब कभी भी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जब कभी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो क्या समझ में आता है कि हम एक वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस वेबसाइट कभी रैंक ही नहीं होती है। हम कभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से वेबसाइट को नहीं रैंक कराते हैं। गाइस हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से किसको रैंक कराते हैं? वेब पेजेस को रैंक कराते हैं। गाइस वेब पेजेस को हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हेल्प से रैंक कराते हैं या एसईओ के एफर्ट्स करके हम लोग रैंक कराते हैं। तो हमें इस चीज़ को लेकर स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा कि हम कभी भी वेबसाइट को रैंक नहीं कराते हैं। तो आपको अपने दिमाग से ये चीज़ निकालनी होगी कि वेबसाइट्स जो हैं हमारी
ये वेबसाइट्स हमारी रैंक होती हैं, हमेशा हमारे वेब पेजेस रैंक होते हैं। इसीलिए जो आपके एफर्ट्स होते हैं, चाहे वो ऑन पेज के हों, चाहे वो ऑफ पेज के हों, वो पेजेस के रिस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है? जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि पेजेस रैंक होते हैं, वेबसाइट नहीं रैंक होती। अगर आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तो आप आ सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं एंटर करता हूँ, गूगल के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स एंटर करते हैं हम लोग, और यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन जोधपुर, ठीक है? मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अगर मैं नीचे आऊँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है। मैंने बोला यहाँ पर मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है। अभी हम लोग देखेंगे इसको। अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या देख रहे हो आप कि ये हमारी वेबसाइट नहीं रैंक हो रही। ये बेसिकली जो हमारा होम पेज है, वो रैंक हो रहा है। क्योंकि अगर सारे पेजेज़ हमारे एक साथ रैंक हो जाएँ, सारे के सारे पेजेज़ हमारे एक साथ रैंक हो जाएँ, तब तो हम इस चीज़ को बोलेंगे कि हमारी वेबसाइट रैंक हुई। क्योंकि वेबसाइट क्या है? टेक्निकली अगर बात करें, डेफिनिशंस की बात करें, तो वेबसाइट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज़। तो हमारे जो एफर्ट्स हैं, वो वेब पेजेस के रिस्पेक्ट में होने चाहिए। हम रैंक वेब पेजेस को करेंगे, हम कीवर्ड रिसर्च वेब पेजेस के हिसाब से करेंगे। हम जो हमारे कीवर्ड रिसर्च जब करके हम कीवर्ड्स फाइनल करेंगे अपने, तो इन कीवर्ड्स को जब हम किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर जो है इंसर्ट करेंगे, उन पेजेस में अलग-अलग लोकेशंस में उन कीवर्ड्स को हम रखेंगे, अलग-अलग जगहों पे रखेंगे, तो हम पेज लेवल पर रखेंगे, राइट? हर एक पेज एक अलग मीनिंग प्रोवाइड करता है, हर एक अलग पेज के लिए हम लोगों को अलग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स करने हैं। तो ये बातें हमें स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमेशा, हमेशा पेजेस के लेवल पर होगा, राइट? इसीलिए हमें अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, वो पेजेस से ही बनता है। तो ये हमारी वो फाउंडेशंस हैं जो आगे जब हम लोग अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, तो बहुत हेल्प करेंगी हमें, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक कीवर्ड के ऊपर क्या रैंक किया या एक क्वेरी के ऊपर क्या रैंक किया, हमारा वेब पेज रैंक किया, ये वाला। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है? और भी ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं हम लोग। तो गाइज़ मैं यहाँ पर दूसरी कोई एक बार फिर से क्वेरी एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ पीएचपी ट्रेनिंग इन जोधपुर, ठीक है? यहाँ पर मैंने एंटर किया पीएचपी ट्रेनिंग इन जोधपुर, और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद तीसरा मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ पाइथन कोर्स इन जोधपुर, चलो एंटर कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्वेरीज़ ही हम लोग कर रहे हैं, और इसको भी मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। उसके बाद चौथा भी आप अगर चाहो तो कुछ चौथा भी हम लोग कीवर्ड्स यहाँ पर ले सकते हैं, बट एक बार के लिए हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये वाली जो मैंने क्वेरी करी है पीएचपी ट्रेनिंग इन जोधपुर, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये वाला हमारा पेज रैंक हो रहा है, जहाँ पर पीएचपी ट्रेनिंग इन जोधपुर की पूरी बात हो रही है, और ये पेज हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रेज़ेंट एक पेज है, राइट? तो हमने क्या देखा कि हमारे एक स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर हमारी वेबसाइट के जो अलग-अलग पेजेज़ हैं, वो रैंक कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट नहीं रैंक कर रही है। हमारी वेबसाइट का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा वेब पेज जो होम पेज है, वो नहीं रैंक कर रहा है। हमारा होम पेज नहीं रैंक कर रहा है यहाँ पर। तो हमने हमारे सारे अलग-अलग वेब पेजेज़ को ऑप्टिमाइज़ करके रखा है अलग-अलग कीवर्ड्स के लिए, राइट? बात समझ में आई? तो हमने हमारे अलग-अलग वेब पेजेज़ का सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करके रखा है। यही आपको सबसे पहले चीज़ समझनी है कि आपको जो वेब पेजेज़ रैंक कराने हैं, वो वेब पेजेज़ किस तरीके से होने चाहिए, राइट? वो वेब पेजेज़ किस तरीके से होने चाहिए। अब वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा था, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है कि जो वेबसाइट बनी हुई हो, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली ना हो, या वो जो वेबसाइट है वो गूगल के फ्रेंडली ना हो, गूगल सर्च के फ्रेंडली ना हो। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें आपको अपनी तरफ से बड़े सारे रिकमेंडेशंस देने पड़ते हैं, कुछ पेजेस ऐड ऑन कराने पड़ते हैं, कुछ पेजेस जो है उनको स्प्लिट करना पड़ता है। मतलब अगर एक पेज हो सकता है, एक पेज मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा हो, तो आप क्या करोगे कि उस पेज को स्प्लिट करवा दोगे। हो सकता है एक इन्फॉर्मेशन एक पेज में एक इन्फॉर्मेशन, एक अगले पेज में दूसरी इन्फॉर्मेशन, तीसरे पेज में तीसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशंस कि वो पेज किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, उसके लिए आप एक स्पेसिफिक पेज बनाओगे, या एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस एक स्पेसिफिक पेज बनाओगे। कहने का मतलब वेबसाइट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, और हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी वेबसाइट के जो अलग-अलग पेजेज़ हैं, वो किस तरीके से पेजेस हैं, और किस टाइप से हमें पेजेस बनाने चाहिए, ठीक है? ताकि हम प्रॉपर्ली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। अब यहाँ पर आप बात समझने की कोशिश करो कि मैंने जब यहाँ पीएचपी ट्रेनिंग इन जोधपुर, जब मैंने यहाँ पर पीएचपी ट्रेनिंग इन जोधपुर इंसर्ट किया, तो ये हमारा पीएचपी ट्रेनिंग इन जोधपुर वाला ही पेज क्यों रैंक किया?
आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज भी तो रैंक कर सकता था, या डब्ल्यूएस क्यूबटेक का होम पेज भी तो रैंक कर सकता था। आखिर ये केवल और केवल पीएचपी वाला ही पेज क्यों रैंक किया? गाइस इसके पीछे आंसर ये है कि हमारा जो ये पीएचपी वाला पेज था, ठीक है? ये मैं अगर ऐसे लिखूँ wscubetech.com/php, मैं केवल ऐसे लिख देता हूँ। ये जो पीएचपी ट्रेनिंग वाला हमारा पेज था, यही पेज क्यों रैंक हुआ? पीएचपी ट्रेनिंग इन जोधपुर वाले कीवर्ड के ऊपर, क्योंकि इस कीवर्ड के हिसाब से हमने इस पेज को रैंक करा के रखा हुआ है, क्योंकि इस कीवर्ड के हिसाब से हमने इस पेज को रैंक करा के रखा हुआ है, इसलिए हमारा यही वाला पेज जो है वो रैंक होता है, यही वाला पेज जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कीवर्ड सिलेक्शन पेजेस लेवल पर होगा, तो क्या हम एक पेज ही बनाएंगे या क्या क्या हम 2 पेजेस ही बनाएंगे? नहीं, अब हमें समझ में आने लगा कि जिस भी तरीके की क्वेरीज के ऊपर हमें अपनी वेबसाइट के अलग-अलग वेब पेजेस को रैंक करना है, उतने वेब पेजेस हम बनाएँगे। जैसे अगर मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इसके जैसे कीवर्ड्स के ऊपर हमें अपने वेब पेज को रैंक करना है। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग जैसे जो हमारा कीवर्ड है उसके ऊपर अगर हमें अपने वेब पेज को रैंक करना है तो एक वेब पेज बनाएँगे, उसमें इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, वो वेब पेज को रैंक कराने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर हम दूसरी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, राइट? हम दूसरी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे पीएचपी ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर ली, पीएचपी ट्रेनिंग इन जोधपुर, तो उसके लिए हम एक सेपरेट पेज बनाएँगे। क्यों सेपरेट पेज बना रहे हैं? ताकि उसको किसी एक स्पेसिफिक टाइप की क्वेरीज़ के लिए हम रैंक करा सकें। अब समस्या कहाँ खड़ी हो जाएगी? समस्या वहाँ होगी जहाँ पर एक पेज के ऊपर हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एंटर कर दे रहे हैं। अब अगर हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एंटर कर दे रहे हैं, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इस वेब पेज को हम किस चीज़ के लिए जो है वो ऑप्टिमाइज़ करें? जैसे अगर हम बात करते हैं एक पेज की, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक पेज मैंने बनाया, ये, ठीक है? एक पेज मैंने बनाया और इस पेज के ऊपर मैंने बड़ी सारी जो है इन्फॉर्मेशन अपने सारे ही कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी। कौन से कोर्सेज़ की? एसईओ कोर्स की भी दे दी, गूगल एड्स की भी दे दी, राइट? उसके बाद फेसबुक एड्स की भी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने यहाँ पर और उसके बाद जो हमारा पीएचपी ट्रेनिंग होती है, उसकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो जितने भी कोर्सेज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ, जितने भी कोर्सेज़ में हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दे दी। अब इस पेज को हम किस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज़ करें? हम क्या चाहते हैं कि किस कीवर्ड के ऊपर हमारा ये वाला पेज रैंक करे? कन्फ्यूजन हो गया ना कि हम चाहते हैं एसईओ के लिए इसको ऑप्टिमाइज़ करें, गूगल एड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करें, फेसबुक के लिए ऑप्टिमाइज़ करें या पीएचपी के लिए ऑप्टिमाइज़ करें या सबके लिए ऑप्टिमाइज़ करें। सबके लिए अगर आप एक ही पेज को ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो सबके बारे में इसी पेज के ऊपर लिखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, राइट? इससे पहले कि सबके लिए जब आप इस पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हो, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? मैं क्यों इस बात के ऊपर इतना फ़ोर्स कर रहा हूँ या इस बात को इतना जो है इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि पेजेज़ को समझने की आप कोशिश करो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जो स्टार्ट होता है वो पेजेस लेवल पर से स्टार्ट होता है। तो अगर आपके पेजेस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि क्यों हम पेजेस बनाते हैं, क्यों हमारी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल पेजेस होते हैं और किस टाइप से हम हमारी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम करेंगे, किस टाइप से हम पेजेस इंडिविजुअल पेजेस की रैंकिंग के लिए एफर्ट्स करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन सारी चीज़ों को हमें समझना है, तभी हम प्रॉपर्ली जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं। इसके लिए एक बार मैं फिर से आपको 2-3 मिनट में सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, उस प्रोसेस को मैं आपको समझा देता हूँ। वो जब आपको समझ में आ जाएगा, तब आप समझ जाओगे कि अच्छा पेजेस की वैल्यू क्यों है और वेबसाइट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करने से पहले हमें उसमें जो अवेलेबल पेजेस हैं, उनकी रिसर्च करनी होगी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन एक्चुअली करने से पहले हमारे पेजेस फाइनलाइज़्ड होने चाहिए कि हमारे पेजेस का स्ट्रक्चर मतलब पेजेस बनेंगे नहीं पूरे, लेकिन एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करेंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि पेजेस तो क्रिएट हो नहीं सकते, है ना? पेजेस क्यों नहीं क्रिएट हो सकते? क्योंकि जब आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, उसके हिसाब से आप कंटेंट डेवलप करोगे, फिर आपके पेजेस दिखने शुरू होंगे। बट एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि एक पेज इस चीज़ का होगा, एक चीज़ पेज इस चीज़ का होगा, एक पेज इस चीज़ का होगा। तो वापस आते हैं हम लोग, तो मैं आपको क्या बता रहा था पेजेस की इम्पोर्टेंस और साथ ही साथ जो हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए एक बार हम लोगों को जो हमारे सर्च इंजन की वर्किंग है, उसको भी समझना पड़ेगा। गाइस सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है, ये समझते हैं सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर आपके पास क्या है, तो गाइस होता क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है? गाइस जो यूज़र्स हैं, वो यूज़र्स जाते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है? यूज़र्स जाते हैं गूगल सर्च के ऊपर और यहाँ पर यूज़र जो है वो अपनी क्वेरी करता है, ठीक है? जैसे ही यूज़र अपनी क्वेरी करता है, गूगल क्या करता है, गूगल उसको कुछ
रिजल्ट्स जो है वो शो करा देता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, ठीक है? अब ये रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं? तो गाइस कुछ वेबसाइट्स जो हैं, कुछ वेबसाइट जैसे यूज़र ने क्वेरी करी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यूज़र ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जैसे ही यूज़र डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करता है, बड़े सारे रिजल्ट्स जो है गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज उसको दिखा देता है। बट ये रिजल्ट जो हैं वो आते कहाँ हैं? ये आते हैं गाइस गूगल के सर्वर से। गूगल के सर्वर में या गूगल के पास जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करने वाली बड़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। वेबसाइट्स कहें या वेब पेजेस कहें, वो मेंशन है। जैसे a.com/ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, b.com/ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऐसे करके बड़ी सारी जो वेब पेजेस हैं और वेबसाइट्स हैं, वो सारे यहाँ स्टोर हैं। ये स्टोर कैसे हुए, गूगल को कैसे पता चला? तो गाइस क्या होता है, गूगल का अपना एक क्रॉलर होता है। अब बात यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाली है। गूगल का अपना एक क्रॉलर होता है, जो ये गूगल का क्रॉलर होता है, ये इंटरनेट के ऊपर अलग-अलग अवेलेबल जो वेब पेजेस हैं, उनको क्रॉल करता रहता है, राइट? उन सभी वेब पेजेस को गूगल का क्रॉलर क्रॉल करता रहता है और जैसे उसने क्रॉल किया न्यूज़ वाला पेज, उसके बाद उसने क्रॉल किया एक एंटरटेनमेंट वाली कोई वेबसाइट पे गया, उसको क्रॉल किया। उसके बाद उसने जो है एसईओ वाला कोई एक पेज था, उसको क्रॉल किया, राइट? तो गूगल का क्रॉलर जब इन पेजेस को क्रॉल करता है, जैसे उसने न्यूज़ वाले पेज को क्रॉल किया, तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये वाला जो पेज है, ये न्यूज़ से रिलेटेड है। उसी तरीके से जब उसने एंटरटेनमेंट वाले पेज को क्रॉल किया, तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये वाला जो पेज है, ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। उसी तरीके से उसने जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन वाले पेज को क्रॉल किया, तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये एसईओ वाले जो है एसईओ वाली कैटेगरी पे ये वेबसाइट है या ये वेब पेज जो है वो एसईओ वाली कैटेगरी पे है। तो वो यहाँ से इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करता रहता है क्रॉलर और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो अपने सर्वर में अलग-अलग डिब्बे बनाकर रखे हुए, अलग-अलग जो है बॉक्सेस बनाकर रखा हुआ है। जैसे एसईओ से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, वो यहाँ आ जाएँगी, ठीक है? एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, वो यहाँ आ जाएँगी, ठीक है? और न्यूज़ से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, वो यहाँ आ जाएँगी, फाइन। मैं एक बार फिर से आपको इस चीज़ को समझाता हूँ, तो ये क्या प्रोसेस क्या हो रही है एक्चुअली, यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है, वो क्रॉलर क्या कर रहा है गाइज़, क्रॉलर क्रॉलर जो है, वो इंटरनेट के ऊपर अलग-अलग जो आपकी वेबसाइट्स हैं, उनको हमेशा क्रॉल करता रहता है। उनको हमेशा क्रॉल करता रहता है और उन वेबसाइट्स की अगर हम बात करें, तो जो वहाँ पर वेब पेजेज़ हैं, जैसे पेज 1, पेज 2, पेज 3, राइट? इन पेजेज़ के बेसिस पर कि ये पेज के अंदर कौन-सी इन्फॉर्मेशन है, इस पेज के अंदर कौन-सी इन्फॉर्मेशन है और पेज नंबर 3 के अंदर कौन-सी इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पर क्रॉलर क्या करता है कि आपके पेजेस को कैटेगरीज़ प्रोवाइड करके अलग-अलग जगहों पर स्टोर करता है। जैसे उसे पता चल गया कि ये वाला पेज एसईओ के बारे में है और ये वाला पेज जो है वो गूगल क्रॉलर को ये पता चला कि ये वाला पेज गूगल एड्स के बारे में है, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर 1000 पेजेज़ जो हैं गूगल एड्स के बारे में हैं, ये क्रॉलर को पता चल गया क्योंकि बड़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं, बड़े सारे जो वेब पेजेज़ हैं, वो गूगल एड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो इन सारे ही पेजेज़ को क्रॉल करके आया और वो इसने यहाँ पर रख दिया कि ये सारे पेजेज़ गूगल एड्स के बारे में हैं। अब यहाँ पर यूज़र की एक्टिविटी होती है और यूज़र क्या करता है, यूज़र आता है और गूगल के ऊपर क्वेरी करता है, गूगल एड्स कोर्स। मान लेते हैं ये वाला जो मैं पेज की बात कर रहा था, ये गूगल एड्स कोर्स से रिलेटेड था। तो यूज़र आता है, यूज़र गूगल पे क्वेरी करता है गूगल एड्स कोर्स। जैसे ही यूज़र गूगल के ऊपर क्वेरी करता है गूगल एड्स कोर्स, गूगल का सिस्टम अपने डेटाबेस में चेक करता है, राइट? गूगल का जो सिस्टम है वो अपने डेटाबेस में चेक करता है, इस वाले डेटाबेस में। क्योंकि उसे यहाँ पता है कि यहाँ पर सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं या वेब पेजेज़ हैं, वो गूगल एड्स के बारे में हैं। तो गूगल अपने डेटाबेस से अपने रैंकिंग एल्गोरिदम की हेल्प से कि यहाँ पर तो गूगल को पता चल गया कि इंटरनेट के ऊपर क्रॉल कर करके कि यहाँ पर जो बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं, अलग-अलग जो वेबसाइट्स हैं, वो किन कैटेगरीज़ की हैं, अलग-अलग जो वेब पेजेज़ हैं, वो किन कैटेगरीज़ के हैं, उनसे उसने उन कैटेगरीज़ के वेब पेजेज़ को उन बॉक्सेस के अंदर रख दिया। अपने डेटाबेस में बॉक्सेस का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने डेटाबेस में उन वेब पेजेज़ को उसने स्टोर कर दिया, एक-एक करके अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब जब यहाँ पर इस डेटाबेस के अंदर सारे गूगल ऐप्स के कोर्सेज़ वाले पेजेज़ अवेलेबल हैं। तो अगर कोई क्वेरी करता है, तो गूगल को तो पता है कि यहाँ पर जो है गूगल को यहाँ पर जाना है और यहाँ से जो भी पेज रैंक करेगा, उस पेज को रैंकिंग के ऑर्डर में यहाँ पर शो करा देना है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेज़ में।
तो रैंकिंग क्या होगी, ठीक है? 1, 2, 3, 4 कौन किस पोज़ीशन पे जाएगा, कौन वेबसाइट पहले पोज़ीशन पे जाएगी, कौन दूसरे पे जाएगी, कौन तीसरे पे जाएगी। ये जो है गूगल का ये जो रैंकिंग एल्गोरिदम आप यहाँ पर देख रहे हो, ये गूगल का रैंकिंग एल्गोरिदम इस चीज़ को डिसाइड करता है कि कौन-सी वेबसाइट किस पोज़ीशन के ऊपर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेज़ में शो होगी। कहने का मतलब फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर कि गूगल क्या करता है, अलग-अलग वेब पेजेज़ को क्रॉल करके उनकी कैटेगरीज़ बनाता जाता है। तो मान लेते हैं फिर से कि हमारे पास अलग-अलग कैटेगरीज़ बन गई, ठीक है? ये बन गई गूगल एड्स की, ये बन गई एसईओ की, ये गूगल के पास कैटेगरीज़ हैं, हमारे पास नहीं है, ये एसईओ की कैटेगरी बन गई और ये फेसबुक एड्स की बन गई। यानी कि यहाँ पर जो पेजेज़ हैं, 1 लाख पेजेज़ गूगल एड्स से रिलेटेड है, यहाँ पर 1 लाख पेजेज़, ये मैं केवल एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है 1 लाख पेजेज़ ही हों। यहाँ पर जो 1 लाख पेजेज़ हैं, वो गूगल एड्स से रिलेटेड हैं, यहाँ पर जो 1 लाख पेजेज़ हैं, वो एसईओ से रिलेटेड हैं और यहाँ पर जो 1 लाख पेजेज़ हैं, वो फेसबुक एड्स से रिलेटेड 1 लाख पेजेज़ हैं, ठीक है? ये मैंने माना। अब कोई क्वेरी होती है और बंदा गूगल एड्स के बारे में सर्च करता है, तो इनमें से बहुत सारे जो यहाँ पर पेजेज़ हैं, यही हमारे सर्च इंजन रिज़ल्ट पेजेज़ में शो करेंगे, राइट? यही वाले पेजेज़ हमारे जो हैं सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज में शो करेंगे। बट किस ऑर्डर में शो करेंगे? कौन-सा पेज पहले पोज़ीशन नंबर 1 पे होगा, कौन-सा पेज पोज़ीशन नंबर 2 पे होगा, कौन-सा 3 पे, कौन-सा 4 पे, कौन-सा 5 पे, कौन-सा पेज पोज़ीशन नंबर 6 पे होगा, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी? ये सारी चीज़ें हमारी डिसाइड होंगी रैंकिंग एल्गोरिदम से, राइट? ये सारी चीज़ें हमारी कैसे डिसाइड होंगी? गूगल का रैंकिंग एल्गोरिदम इन सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा या गूगल का रैंकिंग एल्गोरिदम इस चीज़ को जो है मेंटेन करेगा, इस चीज़ को प्रोसेस करेगा कि कौन से वेब पेजेज़ किस ऑर्डर में आएँ और गूगल का रैंकिंग एल्गोरिदम वही गूगल के जो अलग फैक्टर्स हैं, जो गूगल हमें सजेशंस देता है कि अगर आपको अपने वेब पेज को रैंक कराना है, तो आपको इन 200 फैक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारी रैंकिंग को अफ़ेक्ट कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली हमारी रैंकिंग को अफ़ेक्ट करते हैं। बट ऐसे बड़े सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कीवर्ड का अलग-अलग लोकेशंस पे होना, इमेजेस का कंप्रेस्ड होना, वेबसाइट की स्पीड का इंक्रीज़ होना, वेबसाइट की सिक्योरिटीज़ की बात होना, स्कीमा का लगा होना, ये ऐसे बड़े सारे अलग-अलग फैक्टर्स हैं, जो गूगल बताता है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपर्ली करोगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे, जो रिकमेंडेशंस हैं उनका ध्यान रखोगे, तो ये जो जैसे आपके 200 फैक्टर्स हैं, ये 200 फैक्टर्स धीरे-धीरे आपके टिक होते जाएँगे और यहाँ पर जो आपने बताया अपने बारे में, राइट? अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर जो आपने अपने बारे में बताया कि ये पेज जो है वो गूगल एड्स के बारे में है, ठीक है? इनमें जो और भी दूसरे वेबसाइट्स हैं, उनके साथ आपका कंपैरिज़न होगा, जो दूसरे वेब पेजेज़ हैं, उनके साथ आपका कंपैरिज़न होगा और उसके रिस्पेक्ट में सबको रैंकिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर फिर से आते हैं, एक चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पर कि क्रॉलर जब क्रॉल करता है, राइट? क्रॉलर जब क्रॉल करेगा आपके वेब पेज को, तो उसे पता चल गया कि आपका जो एक वेब पेज है, वो गूगल एड्स के बारे में है, आपका जो एक दूसरा वेब पेज है, वो फेसबुक एड्स के बारे में है, तीसरा जो वेब पेज है, वो एसईओ के बारे में है, राइट? तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आखिर गूगल को कैसे पता चला कि ये पेज गूगल एड्स के बारे में है? या क्रॉलर को कैसे पता चला कि ये पेज गूगल एड्स के बारे में है? क्रॉलर को कैसे इन्फॉर्मेशन मिल गई, राइट? तो जब वो आपके पेज के ऊपर आता है, जब क्रॉलर आपके पेज के ऊपर आता है, तो आपके पेज के ऊपर अवेलेबल अब यहाँ बहुत ध्यान समझने की चीज़ है, जो कंटेंट है, उसके बेसिस पर क्रॉलर को समझ में आ जाता है कि ये पेज किस बारे में है, ये पेज गूगल एड्स के बारे में। वहीं पर अगर इस पेज के ऊपर कुछ इस टाइप का कंटेंट हो, जो ये इंडिकेशन दे कि ये गूगल एड्स के बारे में भी है, फेसबुक एड्स के बारे में भी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में भी है, और भी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन एफिलिएट मार्केटिंग के भी बारे में है, ठीक है? एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स के बारे में भी ये पेज है। तो क्या होगा आपने बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही पेज के ऊपर आपने मेंशन कर दी। इससे जब क्रॉलर आएगा तो क्रॉलर खुद ही नहीं समझ पाएगा। क्रॉलर खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इसके ऊपर जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इनमें से कौन-सी मेन इन्फॉर्मेशन है? किस बारे में एक्चुअली ये पेज है? किस बारे में एक्चुअली पेज है? तो गूगल को भी समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर कोई चीज़ गूगल को खुद समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रिज़ल्ट वो बेहतर तरीके से कैसे दिखा पाएगा? जैसे एक एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एसईओ पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की डेफिनिशन बताई। अगर आपको खुद ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की डेफिनिशन नहीं समझ में आई, तो अब दूसरे को क्या बताओगे? वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे अगर गूगल को ही ये बात नहीं समझ में आई कि ये वेब पेज किस बारे में है, वो कन्फ्यूज़ है,
है ना? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखकर गूगल का क्रॉलर खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया, कि ये पेज किस बारे में है, मैं किस वाले डिब्बे में जाके इस पेज को रखूँ। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, जब बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके रिस्पेक्ट में वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो वो वहाँ पर रख नहीं पाएगा। जब वो कहीं ठीक जगह आपके पेज को सही एग्ज़ैक्ट जगह पर श प्लेस नहीं कर पाएगा, राइट? कहीं न कहीं प्लेस ज़रूर करेगा, इंडेक्स करेगा तो कहीं न कहीं रखेगा, राइट? 2 प्रोसेस होती है, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग मतलब पहले वो आपके पेज को स्कैन करता है, पूरी तरीके से समझता है, उसके कोड को समझता है, उसका जो टेक्स्ट होता है, उसका जो एचटीएमएल होता है, सबको रीड करता है और रीड करने के बाद उसी से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, उसी के बेसिस पे आपके पेज को कैटेगरी प्रोवाइड करता है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ इंडेक्सिंग। कहीं पर रख देना, इंडेक्स बना देना कि ये जो हमारा वेब पेज है, ये इस कैटेगरी का है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज़ इंडेक्सिंग और उससे पहले मैंने क्या बताया क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का क्या मतलब होता है? वो जब क्रॉलर आपके वेब पेज के ऊपर आता है और आपके वेब पेज को प्रॉपरली पूरे वेब पेज को आपके स्कैन करता है दैट इज़ बेसिकली क्रॉलिंग। तो ये भी आएगा हमारे जो है अभी जब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट लेवल पर तो हमें समझ में आएगा कि क्रॉलिंग भी भाई इंपॉर्टेंट है। बिना क्रॉल किए हुए अगर हमारा वेब पेज क्रॉल नहीं होता है, तो बिना वेब पेज हमारा क्रॉल किए हुए गूगल हमारे बारे में तो कुछ जानता ही नहीं है। क्रॉलिंग नहीं करेगा तो इंडेक्सिंग नहीं करेगा और जब गूगल को खुद ही हमारे बारे में नहीं पता तो यूज़र कुछ भी वहाँ सर्च करता रहे, गूगल एड्स कोर्स, एसईओ कोर्स कुछ भी सर्च करता रहे, जब हमारा पेज क्रॉल ही नहीं हुआ, इंडेक्स ही नहीं हुआ तो क्या गूगल उसको दिखा पाएगा? नहीं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पेज किस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखता है, वेबसाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या वर्ड यूज किया? पेज। किस तरीके से हमारा पेज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस टाइप से वो चीजों को इंडेक्स करके रखता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो अब एक चीज तो हमारे हाथ में है, कौन सी चीज? कंटेंट। कंटेंट जो है वो हमारे हाथ में है कि हमें समझ में आ गया कि नहीं भाई ये इस टाइप से तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर तो गूगल एड्स की भी बात हो रही है, यहाँ पर तो फेसबुक एड्स की भी बात हो रही है, राइट? यहाँ पर तो एसईओ की भी बात हो रही है, यहाँ पर तो एफिलिएट मार्केटिंग की भी बात है, एनालिटिक्स की बात है। ये तो खेल पूरा गड़बड़ हो गया। हम तो खुद ही गूगल को कंफ्यूज कर रहे हैं और गूगल ही हमारे पेज को नहीं समझ पाएगा तो यूजर को हमारे पेज को कैसे दिखाएगा? हम कुछ भी ऑन पेज, ऑफ पेज और बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहें तो यहीं से खेल बिगड़ गया। तो हमारे दिमाग में क्या चीज आई? नहीं, ये कंटेंट हमारे हाथ में है, ये वाला। अगर ये कंटेंट हमारे हाथ में है, तो हम अलग-अलग पेजेस ही क्यों ना बना दें। अब यहां से आपको बात समझ में आएगी कि वेबसाइट स्ट्रक्चर के पीछे जो मैंने आपको इतनी स्टोरी समझाई, इसका क्या मतलब था। यहां पर आपको क्लैरिटी हो गई कि नहीं भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम ऐसा काम करते हैं, हम यहां पर एसईओ का एक अलग पेज बनाते हैं, पेज 1। हम यहां पर जो है गूगल एड्स का एक अलग पेज बनाते हैं, पेज 2। हम यहां पर जो है पेज 3 एक बनाते हैं गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है? इसी तरीके से पेज 4 हम लोग बनाते हैं, पेज 4 एफिलिएट मार्केटिंग का। तो हम लोग अलग-अलग पेजेस बना लेते हैं। अलग-अलग पेजेस में अब मुझे पता है कि इस पेज के अंदर पूरी की पूरी मैं इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड भर दूँगा? एसईओ से रिलेटेड। एसईओ के ऊपर बेस्ड कंटेंट जो भी हमें यहाँ पर लिखना है, मैं सब लिख दूँगा। किस लिए? क्योंकि अब क्रॉलर जब आएगा तो उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो भाई हमारे कंटेंट को अच्छी तरीके से क्रॉलर स्कैन कर लेगा, देखेगा टाइटल में भी एसईओ के बारे में बात हो रही है, डिस्क्रिप्शन में भी एसईओ के बारे में बात हो रही है, H1 टैग में भी एसईओ के बारे में बात हो रही है। जो भी जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर हम जो है रैंक करना चाहते हैं, उन कीवर्ड्स की इन सारी जगहों पर, इंपॉर्टेंट जगहों पर उन्हीं कीवर्ड्स की बात हो रही है। तो क्रॉलर को समझ में आ गया कि अच्छा ये पेज तो एसईओ के बारे में, यहाँ तो गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एनालिटिक्स, एफिलिएट मार्केटिंग किसी चीज़ की बात नहीं हो रही। ये पेज इसी बारे में है। तो अब ये पेज जब जाएगा इंडेक्स होके किसी कैटेगरी के अंदर वहां रखा जाएगा, राइट? और उसके बाद जब यूजर क्वेरी करेगा, ठीक है, एसईओ, तो गूगल को पता है कि भाई ये देखो पूरे का पूरा पेज है जो एसईओ के बारे में और कोई ये तो बात ही नहीं कर रहा है एसईओ के बारे में। तो वहां पर मैपिंग होगी और हमें रैंकिंग एल्गोरिदम थोड़ा सा रैंक करा के ऊपर की तरफ लेकर आएगा। और भी फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं। अगर यही केवल एक फैक्टर होता तो इतना ही काम हम लोग कर देते और हमारे वेब पेजेस रैंक कर जाते। और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो काउंट होंगे आपके वेब पेज को रैंक कराने के लिए। लेकिन क्या ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वेबसाइट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है? कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए? तो बात क्या समझ में आई? अब अगर आप सारी डॉट्स को जो अभी तक हम लोगों ने आधे घंटे में डिस्कशन किया है, अगर आप इन सारी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे कॉन्क्लूजन तक पहुंच सकते हैं। और वो कॉन्क्लूजन गाइस ये है कि वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो किस तरीके से क्रिएट करने हैं, उनको किस टाइप के कंटेंट के ऊपर रैंक कराना है, यानी किस टाइप का कंटेंट प्लस कीवर्ड। जिस टाइप का हम लोग कंटेंट के ऊपर उनको रैंक कराना चाहेंगे उसी से रिलेटेड हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, या जिस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग इसको दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं। जिस टाइप के कीवर्ड्स को हमें रैंक कराना है उसके हिसाब से हम कंटेंट मैपिंग करेंगे, बट कीवर्ड्स हमेशा पेज स्पेसिफिक होंगे। ठीक है?
कीवर्ड्स हमेशा पेज स्पेसिफिक होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और ज़्यादा क्लियरिटी आपको हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हो, इस वेबसाइट को ध्यान से देखो। अभी तो मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे, वो बताए। अगर हम लोग इस वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, इसकी थोड़ी-सी बात करें, तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर आपके वेबसाइट में जो पेजेज़ हैं, वो किस टाइप से हैं। मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पर आपको और क्लियरिटी से समझाता हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हो पेजेज़, टैक्सी सर्विसेज़ की एक कैटेगरी बनी हुई है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? टैक्सी सर्विसेज़ की एक कैटेगरी बनी हुई है, कि हम टैक्सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। देखो इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपको क्लाइंट से भी इंटरैक्ट करना होगा, राइट? अगर आपकी वेबसाइट है, आप खुद बिज़नेस ओनर हो, तो उस रिस्पेक्ट में आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कि हमारा जो बिज़नेस है, वो किस टाइप की सर्विसेज़ को ऑफ़र कर रहा है। उसके हिसाब से आप अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, उसको डिवाइस करोगे और वेबसाइट के जो पेजेज़ हैं, वो इस टाइप से बनेंगे कि किस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर हम किस टाइप के पेज को रैंक कराना चाह रहे हैं, ठीक है? तो मैंने कहा कि मैं टैक्सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ, राइट? अगर मैं टैक्सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ और मैं टैक्सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ, टैक्सी सर्विसेज़ इन राजस्थान, राइट? बट मैंने क्या देखा, मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया लोग ये भी तो सर्च कर रहे हैं, टैक्सी सर्विसेज़ इन जयपुर, राइट? दूसरी चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं, टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, ये भी लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद लोग सर्च कर रहे हैं टैक्सी सर्विसेज़ इन बीकानेर, लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, राइट? टैक्सी सर्विसेज़ इन बीकानेर और भी बड़ी सारी सिटीज़ हैं, लोग ये सर्च तो मैंने क्या कहा कि जो हम टैक्सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं टैक्सी सर्विसेज़ का एक पेज नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने टैक्सी सर्विसेज़ का एक पेज बना लिया, तो मैं किस टाइप के कीवर्ड्स को टैकल कर पाऊँगा? टैक्सी सर्विसेज़, बेस्ट टैक्सी सर्विसेज़, इस टाइप के कीवर्ड्स को ही मैं टैकल कर पाऊँगा। वहीं पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अलग-अलग जो है वो पेजेज़ बनाए। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अलग-अलग पेजेज़ हैं। जैसे अगर हम इस पेज को ओपन करें, टैक्सी इन जोधपुर, टैक्सी इन जयपुर, टैक्सी इन पाली, टैक्सी इन बीकानेर। आप देख रहे हो कि ये 4 पेजेज़ अलग-अलग हैं। इन सब पेजेज़ को अगर आप स्टडी करोगे, जैसे मैं अगर टैक्सी इन जोधपुर वाले पेज को स्टडी करूँ, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इस पेज के ऊपर जो पूरे का पूरा कंटेंट है, वो टैक्सी इन जोधपुर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर बीकानेर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर राजस्थान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जयपुर की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज़ की बात नहीं हो रही। तो अब क्रॉलर अगर इस पेज के ऊपर आएगा, इस पेज को वो स्कैन करेगा, तो यहाँ से वो क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले जाएगा कि ये एक जो पेज है, ये टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर के ऊपर बेस्ड है। और इसको जाके वो अपने जो सर्वर है वहाँ पर इंडेक्स करके रख देगा। अब अगर कोई क्वेरी करता है टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, अगर कोई यूज़र इस चीज़ की क्वेरी करता है टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, तो क्या होगा गूगल को पता है कि देखो हमारे इंडेक्स में एक पेज है जो टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर के ऊपर है। मेरा ही पेज नहीं होगा और भी बड़े सारे पेजेज़ होंगे जिनको भी गूगल ने इस टाइप से इंडेक्स किया होगा। अब उनमें रैंकिंग एल्गोरिदम डिसाइड करेगा अलग-अलग फैक्टर्स के ऊपर कि किसका पेज रैंक होगा, राइट? वहीं पर अगर हम इसी पेज के अंदर टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, इन जयपुर, इन राजस्थान, इन बीकानेर, इन सारी चीज़ों की बात मैं इसी के अंदर कर देता, तो यूज़र की किस क्वेरी के ऊपर हमारा ये पेज रैंक होता, ये प्रॉब्लम हो जाती। तो बात क्या समझ में आई कि हमें अपनी सर्विसेज़ को डिवाइड करके रखना है, राइट? ताकि हम एक इंडिविजुअल पेज के ऊपर एक टाइप की सर्विस को फ़ोकस कर सकें। यही इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देख के आपको समझ में आएगा, राइट? तो जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का है, बट एक्चुअली ऑन पेज और ऑफ पेज पे जंप करने से पहले मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में समझाना चाहता था, क्योंकि अगर आप वेबसाइट के स्ट्रक्चर को नहीं समझते हैं, आप अगर ये बात नहीं समझते हैं कि वेबसाइट के पेजेज़ किस टाइप से होने चाहिए, किस टाइप से उनकी हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तब तक आप ऑन पेज अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। अगर आपने टैक्सी सर्विसेज़ का एक ही पेज बना दिया, तो अब जो आपके टैक्सी सर्विसेज़ इन राजस्थान वाले कीवर्ड्स हैं, टैक्सी सर्विसेज़ इन बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, ये वाले जो आपके अलग-अलग जो आप देख रहे हो कीवर्ड्स हैं, इनको आप कैसे टैकल करोगे? अगर आपने टैकल करना स्टार्ट भी कर दिया एक पेज में, तो किसको आप आगे रखोगे? किसको प्राइमरी कीवर्ड बनाओगे? किसको H1 में रखोगे? क्योंकि टैक्सी इन जोधपुर, टैक्सी इन जयपुर, ये सारे आपके अलग-अलग कीवर्ड्स हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। राइट, आप क्या देख रहे हो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको एज एसईओ पर्सन, एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, आपको ये बात स्टार्टिंग में ही क्लियर होनी चाहिए कि हम कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और किस टाइप से उन सर्विसेज के बेसिस पे आपके पास अलग अलग पेजेस होने चाहिए और किस तरीके से उन पेजेस के ऊपर
हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो हमारे इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं वो हम लोग करेंगे, राइट? तो पेजेस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेजेस हमारे ठीक तरीके से क्रिएट नहीं हुए, मतलब स्ट्रक्चर, पेजेस के कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात की बात है, स्ट्रक्चर, एक थीम कि हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें अगर हमारी प्रॉपरली नहीं ठीक हुई तो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो गाइस यहाँ पर फिर से इस वेबसाइट को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ राजस्थान के ऊपर यहाँ टैक्सी सर्विसेज के ऊपर आते हैं, जो हमारी मेन सर्विस है। तो अगर आप देखो हमारी सर्विसेज, तो टैक्सी सर्विसेज, वन वे टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर और साइट सीइंग, ये 4 जो है मेन आप सर्विसेज देख रहे हो, और इन सभी के अंदर हमने अलग-अलग पेजेस बना रखे हैं। अब पेजेस देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेजेस किस पर्पस से बनाए गए हैं। भाई इस पेज में केवल हम टैक्सी इन जोधपुर की बात कर रहे हैं। तो जोधपुर से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी ना, यही पेज रैंक करेगा। चलो चेक भी कर लेते हैं हम लोग। देखो इन सब चीज़ों को मैं एक बार के लिए यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने देखा था, मैं इन बाकी पेजेस को भी एक बार के लिए क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हो टैक्सी सर्विसेज़ दिख रहा है। तो टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर का ये पेज है ना, ये यूआरएल है। अब मैं यहाँ पर एक कीवर्ड डालता हूँ, टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, ठीक है? और देखते हैं कौन-सा पेज रैंक होता है, ठीक है? यहाँ पर जोधपुर मैं एंटर करता हूँ, और नीचे हम लोग आते हैं, देखो जेसीआर कैब अपनी वेबसाइट रैंक हो रही है, और कौन वाला पेज ये रैंक हो रहा है, यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये देखो टैक्सी जोधपुर, यही वाला पेज। भाई ये होम पेज क्यों नहीं रैंक हुआ? ये भी तो रैंक हो सकता था। अबाउट अस भी तो रैंक हो सकता था, ये क्यों नहीं रैंक हुआ? गाइस ये इसलिए नहीं रैंक हुआ क्योंकि इन पेजेस के ऊपर, अगर हम अबाउट अस पेज के ऊपर जाएँ, तो इस पेज के ऊपर मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हम टैक्सी इन जोधपुर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हम लोगों ने अबाउट अस वाले पेज में नहीं दी है। तो हमने पेजेस को किस हिसाब से बनाया, ताकि हम अलग-अलग इंडिविजुअल सर्विसेज़ को, इंडिविजुअल क्वेरीज़ को अच्छी तरीके से हम लोग टारगेट कर सकें। चलो दूसरे का भी देख लेते हैं हम लोग। टैक्सी इन जोधपुर हम लोगों ने डाला, चलो जयपुर ड देख लेते हैं एक बार। टैक्सी सर्विसेज़ इन जयपुर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें हम कहाँ पर रैंक कर रहे हैं। ओके, मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार। येस यार, ये देखो, इस पोज़ीशन पे थोड़ा डाउन हम लोग रैंक कर रहे हैं, क्योंकि जो जयपुर जो है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्लेस है। लेकिन हम लोग यहाँ नीचे रैंक कर रहे हैं, बट रैंक कर रहे हैं, ठीक है? और कौन-सा वाला हमारा पेज रैंक कर रहा है? यहाँ पर आते हैं। ये देखो टैक्सी सर्विसेज़ इन जयपुर वाला पेज रैंक कर रहा है, क्यों? क्योंकि गूगल को अच्छे से पता है कि ये जयपुर की ही बात कर रहा है, जोधपुर की बात नहीं कर रहा है। जब जोधपुर की बात हो रही थी, तो ये वाला पेज रैंक कर रहा था। यहाँ पर जोधपुर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप पेजेज़ की स्ट्रक्चर को क्लियरली डिफाइन करें। आप अपने पेजेस को क्लियरली डिफाइन करें। आपके पेजेस बहुत ही सिस्टमैटिक होने चाहिए। तभी तो आप अच्छे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है, वो गूगल तक दे पाएँगे कि देखो भाई ये वाला जो पेज है, ये केवल जो है टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर की बात करता है। ये वाला जो पेज है हमारा, ये टैक्सी सर्विसेज़ इन जयपुर की, केवल और केवल टैक्सी सर्विसेज़ इन जयपुर की बात करता है। हमारी दूसरी सर्विसेज़ के बारे में ये वाला जो हमारा एक स्पेसिफिक पेज है, ये बात नहीं करता है। ठीक है? तो क्या अब आपको समझ में आना चाहिए, क्या हमारे पास जो वेबसाइट आएगी, उसको हम स्टार्ट कर देंगे उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करना, किसी भी टाइप से पेज बने हो, हम स्टार्ट कर देंगे क्या? नहीं। सबसे पहले हमें वेबसाइट डिफाइन करनी पड़ेगी, यानी हमारे पेजेस जो हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस रहेंगे, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर किस टाइप के पेजेस रहेंगे, इस वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से रहेगा। जैसा अभी हम लोगों ने देखा जेसीआर कैप का, आप लोग जेसीआर कैप वाली वेबसाइट के ऊपर जाइएगा और इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली समझने की कोशिश करिएगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और इसके स्ट्रक्चर से एसईओ में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखो हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रेफरेंस में कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कितना बेनिफिट करेगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जो हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, देखो और भी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर टैकल करने की कोशिश करते, टैक्सी सर्विसेज़ इन राजस्थान, राइट? तो इसके लिए हम एक पेज बना देते। फाइन, इसके लिए हम लोग एक पेज बना देते हैं यहाँ पर। बट ये पेज आखिर कितनी क्वेरीज़ को टैकल कर पाता? आप ज़्यादातर इस पेज को 4 से 5 कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कर पाते। 4 से 5 कीवर्ड्स के लिए, राइट? तो एक पेज अगर आपने बनाया होता तो आप 4 से 5 कीवर्ड्स को टैकल कर पाते, राइट?
तो यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर टैक्सी सर्विसेज़ में जाते हैं, तो टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर को मान लेते हैं 3-4 कीवर्ड्स के ऊपर इस पेज को हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने पेजेज़ हैं अगर हम लोग देखें, तो 1, 2, 3, 2, 5 और 5 यहाँ पर, ठीक है? 25 पेजेज़ हैं। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें यहाँ पर, टोटल जो पेजेज़ केवल और केवल टैक्सी सर्विसेज़ की अगर हम लोग बात करें, तो टैक्सी सर्विसेज़ के केस में टोटल जो हमारे पास पेजेज़ हैं, ठीक है? वो कितने हैं? टोटल पेजेज़ जो हैं वो हमारे पास 25 है। और अगर एक पेज को हम 4 कीवर्ड्स के ऊपर भी ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें, एफर्ट्स करें, ठीक है? ऑप्टिमाइज़ करने के एफर्ट्स करें, तो हम कितने जो है हमारे कीवर्ड्स उनको कैटर कर सकते हैं, 100 कीवर्ड्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पर स्कोप कितना बन गया? 100 कीवर्ड्स के ऊपर काम करने का। एक-एक करके काम करेंगे, ऐसा नहीं है एक साथ काम कर लेंगे 100 कीवर्ड्स के ऊपर, एक-एक करेंगे, एक-एक करके काम करेंगे, बट स्कोप बढ़ गया हमारे पास। क्यों? क्या ये बेनिफिट नहीं करेगा? बिल्कुल बेनिफिट करेगा। जितने ज़्यादा आपके पास स्कोप होगा, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर आपको अपनी वेब पेजेज़ को रैंक कराने का स्कोप होगा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट? उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 कीवर्ड्स का हमारे पास स्कोप है। इसी तरीके से अगर हम पेजेज़ और बढ़ा दें, 30 कर दें तो हम देखेंगे 120 कीवर्ड्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज ये ज़रूरी नहीं है 4-5 कीवर्ड्स के ऊपर ही हम काम करेंगे एक पेज के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई रूल नहीं है। मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये काम करता है, राइट? तो अब थोड़ा-सा इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं जैसे आप देख रहे होंगे 25 तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको पेजेज़ और यहाँ पर कितने दिख रहे हैं 3, 3, 6, 2, 8 और यहाँ पर भी कितने दिख रहे हैं 8, 8, 16 ठीक है? और 16 और ये 4 20 और 2 22, 22 और 25 तो यहाँ पर 47 आपको दिख रहे हैं, है ना? टोटल आई एम नॉट श्योर कि ठीक थोड़ी तरीके से जो है वो कैलकुलेट हुआ है नहीं, बट ऑन एन एवरेज 47 जो है आपको यहाँ पर 47 जो है यहाँ पर हमें पेजेज़ दिख रहे हैं। तो अगर हम ऑन एन एवरेज ले लें, 5 से भी ले लें तो 10 से अगर लेते तो 470 हो जाता डिवाइडेड बाय 2 कर देते, तो ये 235 हो गया, है ना? 235 जो है हमारे पास कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने की अपॉर्च्युनिटी है और सही कीवर्ड्स के ऊपर हमें रैंक होने की अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो किस टाइप से हमने अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी वेबसाइट है, उसमें किस टाइप से हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने की अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर पा रहे हैं, प्लस रिलेवेंट अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले अगर हम 5 पेजेज़ बना देते, केवल 5 पेजेज़ बना देते, जैसे ये जो हमारे 5 या 4 जो भी हमारी यहाँ पर सर्विसेज़ हैं, टैक्सी सर्विसेज़, वन वे टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर, साइट सीइंग। इसके नाम पर केवल अगर हम लोग 4 यहाँ पर सर्विसेज़ बना देते, तो बाकी के हमारे पास ये अलग-अलग पेजेज़ के ऊपर कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करने की हमारे पास जो स्कोप है, वो कम हो जाता, है ना? यहाँ पर हमारे लिए एक लिमिटेशन क्रिएट हो जाती। तो ये जो इतना डिस्कशन था, वो आपको ये बताने के लिए था कि जब हमारे पास अलग-अलग तरीके से वेबसाइट्स आती हैं, तो आप रिकमेंड करो क्लाइंट को, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप उनको ये चीज़ें रिकमेंड नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको जो भी रीज़न्स बताए हैं, इसी तरीके से आप उनको समझाओगे नहीं कि कितना ज़्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है? जैसे-जैसे आप अलग-अलग पेजेज़ ऐड करते जाते हो, रिलेवेंट पेजेज़ ऐड करते जाते हो, एफर्ट ज़रूर बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एफर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि ज़्यादा जब आप ज़्यादा पेजेज़ के ऊपर काम करोगे, आपको ज़्यादा बैकलिंक्स चाहिए होंगे, आपको ज़्यादा कंटेंट चाहिए होगा, आपको ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी जो उसके ऊपर काम कर सके, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम बिज़नेस ग्रोथ की बात करें, अगर हम ओवरऑल ट्रैफिक की बात करें, जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वेबसाइट की, अब मैं एक पेज की नहीं बात की आपसे मैंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ओवरऑल थोड़ा-सा बिज़नेस पर्सपेक्टिव पे डिस्कशन करने लगे हैं कि चाहे इस पेज के ऊपर हमारे जो है अ ट्रैफिक आए, चाहे इस पेज के ऊपर आए, इस पेज के ऊपर आए, हम सर्विसेज़ तो सारी ऑफ़र कर रहे हैं, राइट? मेरे अगर 5 कोर्सेज़ हैं, एक एसईओ का कोर्स है, गूगल एड्स का, एक फेसबुक एड्स का, एक एनालिटिक्स का, एक कोई और अगर मेरे पास कोर्स है, तो किसी भी कोर्स के ऊपर हमारे ट्रैफिक आ रहा है। अगर हम ओवरऑल बिज़नेस की बात करें, तो हमारा ओवरऑल बिज़नेस ग्रो कर रहा है, बात समझ में आई? तो हम इस चीज़ का भी तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब कभी भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करोगे, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी जो क्लाइंट है ना, वो एट द एंड ऑफ द डे आपसे बात करेगा ट्रैफिक की। कि कितना ट्रैफिक आया, कितना रिलेवेंट ट्रैफिक आया और कितने कन्वर्जन हुए। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि उसके लिए आप कितने कन्वर्जन्स करवा पा रहे हो। इनके लिए आपको ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए होगा, राइट? ज़्यादा ट्रैफिक के लिए आपको ज़्यादा पेजेज़ चाहिए होंगे। ज़्यादा पेजेज़ के लिए थोड़ा-सा आपको ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा ताकि उन सारे ही पेजेज़ को आप रैंक करा सको। अब जब मैं इन एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ तो इन्हीं में एक कॉन्सेप्ट ब्लॉग का भी ऐड हो जाता है, ठीक है? इस पेज के ऊपर आप देख रहे हो या इस वेबसाइट के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर एक ब्लॉग भी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉग भी बता देता हूँ, फिर हम लोग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो जाएँगे, राइट?
तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने बात करी वर्किंग ऑफ सर्च इंजन की, जिसने हमें इस चीज़ को समझाया कि इम्पोर्टेंस ऑफ पेजेस क्या है। पेजेस क्या है और हमें ये भी समझ में आ गया कि जो रैंक करने वाली चीज़ है, वो क्या है? वो पेजेस हैं जो रैंक करते हैं और पेजेस कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करते हैं। तो हमें पेजेस को कीवर्ड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना है। अभी हम लोग देखेंगे किस टाइप से हम लोग कीवर्ड की जो हमारी रिसर्च वगैरह की प्रोसेस है, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। तो किस टाइप से हम लोग जो हमारी कीवर्ड की रिसर्च वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। बट कीवर्ड्स के हिसाब से हम अपने पेजेस को रैंक कराते हैं इनको। तो हमें हमारे स्ट्रक्चर जो है वेबसाइट का, उसको स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, इसको हमें पहले डेवलप करना है। शुड बी डेवलप्ड फर्स्ट, राइट? तो इसको हमें पहले डेवलप करना है, इसको हमें पहले क्रिएट करना है जो हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर है और उसी के बेसिस पर फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि जो मल्टीपल पेजेस, अगर हम मल्टीपल पेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, मल्टीपल रिलेवेंट भी लिख देता हूँ, मल्टीपल स्पेसिफिक पेजेस और रिलेवेंट पेजेस के ऊपर हम अगर काम कर रहे हैं, देन वी हैव मोर ऑप्शंस टू रैंक ऑन डिफरेंट क्वेरीज और क्या कर सकते हैं, हायर नंबर ऑफ कीवर्ड्स। हायर नंबर ऑफ कीवर्ड्स लिख लो या क्वेरीज लिख लो, ज्यादातर नंबर ऑफ क्वेरीज के ऊपर हम लोग रैंक करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, राइट? इसी चीज में हमारे पास जो है ब्लॉग का कॉन्सेप्ट भी साथ में आता है। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉग का एक ओवरव्यू दे दूं, ताकि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ जा रहे हो तो आप उसको रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे, ये आपको देखना है। ठीक है कि आप किस टाइप से उसको रिकमेंड करोगे, बट मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूंगा कि ब्लॉग की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी प्रोजेक्ट में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कोई जो यूज़र है वो क्वेरी करता है। क्वेरी वो कर रहा है, लेट्स से वो क्वेरी कर रहा है, लेट्स से टैक्सी सर्विसेज़, जो हम लोग एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, राइट? इसके ऊपर आपका ये एक जो पेज है, ठीक है? कौन-सा पेज, जो आपने अभी स्ट्रैटेजी वगैरह समझी, इसके बेसिस पे जो टैक्सी सर्विसेज़ का आपका पेज है, वो टैक्सी सर्विसेज़ का पेज रैंक होता है और इस टाइप की क्वेरीज़ को कैटर करने के लिए आपके पास चीज़ें हैं। टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, जयपुर, ठीक है? साइट सीइंग सर्विसेज़ इन जोधपुर, जयपुर, ये सारी जो क्वेरीज़ हैं, इनको टैकल करने का आपके पास क्या है, स्कोप है, क्योंकि ये पेज आपने बना रखा है, इसके ऊपर एफर्ट्स करेंगे, इन क्वेरीज़ के ऊपर आप जो है वो रैंक होंगे, राइट? जोधपुर, जयपुर सिटीज़ मैंने जैसे आपको बताया। बट कुछ क्वेरीज ऐसी भी होती हैं, जैसे अगर कोई यहाँ पर सर्च करे टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन जोधपुर। अब ये जो क्वेरीज हैं, इस टाइप की जो क्वेरीज हैं, उनके ऊपर आप किस टाइप से रैंक करोगे? उसके लिए हमें चाहिए होता है ब्लॉग, राइट? क्योंकि ब्लॉग हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप रेगुलर अपडेटेड कंटेंट जो है उसको पोस्ट कर सकते हैं। देखो, वेबसाइट आपकी सर्विस की वेबसाइट बन गई। अब टैक्सी इन जोधपुर का एक ही तो पेज बनेगा, टैक्सी इन जयपुर का एक ही तो पेज बनेगा। तो आप जितनी भी सर्विसेज ऑफर करते हो, जितने शहर में आप सर्विसेज ऑफर करते हो, जिन भी टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर आप अपने वेब पेजेस को रैंक कराना चाहते हो, उसके हिसाब से आपने पेजेस तो बना लिए, बट वो एक लिमिटेड चीज़ है। जैसे टैक्सी इन सर्विस हो गया, तो कैब वाली जो कीवर्ड्स हैं, उन पे भी आप रैंक कर सकते हो। बट बाकी के जो क्वेरीज़ आपकी इंडस्ट्री में हो रही हैं, उनको आप क्यों मिस करना चाहोगे? मैंने अभी आपको क्या बताया कि अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ट्रैफिक। केवल हम रैंक होकर हमारा काम नहीं चलेगा, केवल अगर हम रैंक हो गए तो उससे क्या होता है? अल्टीमेटली अगर हमने कुछ इन्वेस्ट किया, हमने वेबसाइट बनाई है, हम कुछ जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम चाहे वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हों या वो हम कोई सर्विस दे रहे हों, उससे मतलब नहीं है। बट अगर हम वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमें कुछ रिटर्न भी चाहिए और रिटर्न कैसे आएगा? जब प्रोडक्ट बिकेगी या सर्विस बिकेगी, रैंकिंग से डायरेक्टली तो रिटर्न आएगा नहीं। रैंक होने के बाद तो हो सकता है कि लोग उसके ऊपर क्लिक ही ना करें, हमारी वेबसाइट पे ही ना आएँ, राइट? तो हमें क्या चाहिए? हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक चाहिए। पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे आएँगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई 1 पेज से नहीं आएँगे, 2 पेज से नहीं आएँगे, क्योंकि 2 पेज के ऊपर आप 10-12 क्वेरीज़, 15 क्वेरीज़ को आप कैटर कर सकते हो। सारी की सारी क्वेरीज़ को आप नहीं कैटर कर सकते। नई क्वेरीज़ अगर कोई आ गई, आपके दिमाग में आया, कोई ये सर्च कर रहा है टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन जोधपुर, कैसे आप उस क्वेरी को कैटर करोगे? आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो सर्विसेज़ हैं, वहाँ पर तो आप ये सारी चीज़ें कोई मेंशन करोगे नहीं, उसके लिए तो आप कोई पेज बनाओगे नहीं।
तो यहाँ पर आपके लिए ब्लॉग जो है वो काम में आता है। क्योंकि ब्लॉग क्या कर सकता है, ब्लॉग को आप कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के ऊपर और ऐसी क्वेरीज जो एक्चुअली कमर्शियल क्वेरीज नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कीवर्ड्स इंटेंट की, तो दो मेजर तरीके की जो हमारी कीवर्ड्स इंटेंट है, और भी तरीके की हमारी कीवर्ड्स इंटेंट होती हैं। बट अगर जो यूजर की क्वेरी की इंटेंट या कीवर्ड की इंटेंट्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो दो तरीके की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो दो तरीके की हमारी इंटेंट होती है। एक जैसे हमारी इंटेंट होती है कमर्शियल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट आपको समझ में आ जाता है कि कौन-सा जो कीवर्ड है हमारा वो कमर्शियल इंटेंट का है। जैसे अगर कोई सर्च करता है यहाँ पर बाय नाइकी शूज़, समझ में आ जाता है क्योंकि वर्ड यहाँ पर बाय लिखा है, उसका मतलब वो खरीदना चाह रहा है। ठीक है? अगर कोई सर्च करता है यहाँ पर टैक्सी बुकिंग सर्विसेज़ इन जोधपुर, राइट? तो हमें समझ में आ जाता है, जैसे ही वो सर्च करता है टैक्सी बुकिंग सर्विसेज़ इन जोधपुर, हमें समझ में आ जाता है कि कमर्शियल इंटेंट है, वो इसको सर्विसेज़ लेना चाह रहा है। तो इनके लिए तो हमने पेजेज़ बना लिए, कमर्शियल इंटेंट के लिए तो हमने पेजेज़ बना लिए और यहाँ से हम बुकिंग कर सकते हैं। ये देखो, हम नीचे आते हैं यहाँ पर, जैसे ये टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर है, यहाँ पर ऑप्शन है कि वो यहाँ पर जाकर लोकल ट्रिप या वन वे ट्रिप या जो भी है उसको, वो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता है और उसके बाद वो अपनी बुकिंग यहाँ पर कर सकता है। तो पेज को इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है। तो अलग-अलग जो हमारी सर्विसेज़ हैं, उनके लिए तो पेज के ऊपर बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और वहाँ से वो सर्विसेज़ ले सकता है। ये हमारे कमर्शियल इंटेंट को टैकल करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हमारे वो वाले कीवर्ड्स हैं। उसी तरीके से जो दूसरी इंटेंट होती है, वो होती है हमारी इन्फॉर्मेशनल इंटेंट। इन्फॉर्मेशनल इंटेंट की भी सर्चेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई सर्च कर रहा है टॉप 10 प्लेसेस टू विज़िट इन जोधपुर। तो इस टाइप की क्वेरीज़ को हम क्यों मिस करेंगे? क्योंकि ये जो बंदा टॉप 10 प्लेसेस टू विज़िट इन जोधपुर सर्च कर रहा है, इसके चांसेस हैं कि यहाँ आकर ये टैक्सी सर्विसेज़ भी ले। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट दिखा सकते हैं। बट ये अब हम इन्फॉर्मेशनल कंटेंट इसको किस तरीके से दिखाएँगे? हम इसको दिखाएँगे ब्लॉग के थ्रू। तो हमारे पास एक ब्लॉग भी होना चाहिए, उसमें हम अलग-अलग जो है पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो जो अभी मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस कुछ कीवर्ड्स के रिस्पेक्ट में बता रहा था और वो मैं कह रहा था आपसे कि जो आपकी कमर्शियल इंटेंट के पेजेस हैं, जो 25 पेजेस आपने अपने कमर्शियल इंटेंट के बनाए हैं, उसके बेसिस पे अगर 4 कीवर्ड्स के ऊपर भी आप एफर्ट्स करते हो, तो आपके पास 100 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने का स्कोप है, ठीक है? 100 कीवर्ड्स के ऊपर आपको रैंक करने का स्कोप है। वहीं पर अगर हम लोग इन्फॉर्मेशनल इंटेंट की बात करें, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट। तो अगर हमने 100 ब्लॉग पोस्ट भी लिख दी और 4 कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक कर सकते हैं, तो 400 कीवर्ड्स के ऊपर हमें यहाँ पर रैंक करने की अपॉर्च्युनिटी है। तो कीवर्ड्स के ऊपर हमें यहाँ पर रैंक करने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है। इसको आप समझो, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर हमें रैंक करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, उतनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक आए। लेकिन लेकिन उसके लिए एफर्ट्स भी होंगे। जितने ज़्यादा पेजेज़ बढ़ते जाएँगे, उतने ज़्यादा एफर्ट्स भी होते जाएँगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उतनी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल करा पाते हैं या कर पाते हैं या उतना काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप नए-नए ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं। मेरा काम है आपको स्ट्रैटेजी बताना, राइट? उसको एग्ज़ीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। तो ये इस टाइप से जो अभी तक जो भी डिस्कशन हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में किया, उसमें हम अभी तक ऑन पेज के ऊपर पहुँचे नहीं हैं, राइट? अभी तक हम लोग इस कंप्लीट डिस्कशन में अभी तक भी हम लोग ऑन पेज के ऊपर नहीं पहुँचे हैं। हम लोग का जो डिस्कशन है, वो इसी चीज़ के ऊपर है कि जो हमारे पेजेज़ हैं, वो किस तरीके के होने चाहिए। तो सबसे पहली एक्टिविटी आपको क्या करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली गाइस एक्टिविटी आपको क्या करनी है, प्रॉपरली आपको वेबसाइट के पेजेस के ऊपर वर्क करना है। यू हैव टू वर्क ऑन वेबसाइट पेजेस, ठीक है? और आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर डिवाइस करना है, जो आपका स्ट्रक्चर आपके वेब पेजेस को कीवर्ड्स स्पेसिफिक रैंक कराने में हेल्प करे। जो कि जिसका अगर एग्ज़ाम्पल आपको देखना है, तो जेसीआर कैब इसका एग्ज़ाम्पल है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, आई बिलीव अगर आपने जितना भी मैंने अभी डिस्कशन किया है, इसको थोड़े अच्छे तरीके से अगर आपने फ़ॉलो किया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टैक्सी इन जैसलमेर भाई पेज क्यों बनाया गया?
क्या ज़रूरत थी टैक्सीन जैसलमेर पेज बनाने की? ताकि जो टैक्सीन जैसलमेर वाले कीवर्ड्स हैं, उनको हम कैटर कर सकें। तो यहाँ हम वो वाले कीवर्ड्स कैटर कर रहे हैं, यहाँ हम वो वाले कीवर्ड्स कैटर कर रहे हैं, यहाँ हम ये वाले कीवर्ड्स कैटर कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग कैटर कर रहे हैं, राइट? इसके बाद हम लोग हमें समझ में आया, केवल यहाँ पर हमें आइडिया लिया, अभी हमने कीवर्ड रिसर्च नहीं स्टार्ट की है। हमें क्योंकि हमें प्रोसेस पता है। देखो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमें प्रोसेस पता है कि पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, फिर उसको ऑन पेज करना होता है, फिर ऑफ पेज करना होता है, पैरेलली हमें टेक्निकल एसईओ भी इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ता है। उसके साथ-साथ हमें जो हमारे एनालिटिक्स के टूल्स वगैरह हैं, उन पे भी नज़र रखनी पड़ती है कि वो क्या इंडिकेशंस हमें दे रहे हैं, वो क्या रिपोर्ट्स हमें दे रहे हैं और उसके हिसाब से फिर हम फर्दर चेंजेस करते रहते हैं और उसी के ऊपर हम लोग काम करते रहते हैं। दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं और जो करनी भी चाहिए, ठीक है? जो हमारी एग्ज़ैक्ट प्रोसेस है, जो हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमें पता है। तो इसीलिए मुझे पता है कि कीवर्ड्स की जो रिसर्च होगी, वो पेजेज़ वाइज़ होगी। तो पहले पेजेज़ के ऊपर काम कर लो। अगर आप बिगिनर हो तो आप कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेबसाइट के पेजेज़ ठीक नहीं है, तो आप कीवर्ड रिसर्च मत स्टार्ट करो। ठीक है? क्योंकि आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी? आज अगर आपने प्रोजेक्ट लेने के चक्कर में उस जो वेबसाइट है, उसके अंदर कोई जो सजेस्टेड रिक्वायर्ड चेंजेज़ हैं, वो अगर आपने नहीं बोले तो प्रॉब्लम आपको होगी, एफर्ट्स ज़्यादा होंगे, रिजल्ट्स नहीं आएँगे या आएँगे तो बहुत लेट रिजल्ट्स आएँगे या अप टू द मार्क रिजल्ट्स नहीं होंगे या जो आपने सोचा है, प्लान किया है, वो आपको नहीं मिलेगा, 200% वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो पहले वेबसाइट के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर लो, पेजेज़ की थ्योरी, कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको समझ में आ जाए कि वेबसाइट भाई रैंक नहीं होती है, रैंक होते हैं पेजेज़ और पेजेज़ के हिसाब से सारे काम हम लोग शुरू कर लेंगे। पिक कर लेंगे यहाँ से। जैसे मान लेते हैं कि अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट है ना? तो आप क्लाइंट से डिस्कस कर लो, पेजेज़ तो बना लो ना भाई। एफर्ट्स में अगर मेहनत लग रही है, एफर्ट्स में आपके बजट ज़्यादा लग रहे हैं, बात की बात है वो। वो बाद में देख लेंगे, जो पहले प्रायोरिटी वाले पेजेज़ हैं, उनको कर लेते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ डब्ल्यूएस क्यूब टेक की, यहाँ पर आते हैं हम लोग डब्ल्यूएस क्यूब टेक के ऊपर। तो डब्ल्यूएस क्यूब टेक पेज को भी अगर आप लोग देखोगे वेबसाइट को और इसके अलग-अलग पेजेज़ को देखोगे, तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि यहाँ पर क्या किया गया है। गाइज़ ये सर्विसेज़ जो है, क्या सर्विसेज़ पेज है? मैं क्लिक करता हूँ सर्विसेज़ के ऊपर, ठीक है? अगर मैं सर्विसेज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ जैसे, तो मैं एक बार क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं आके सर्विसेज़ के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखो, क्या हो रहा है? कोई एक्टिविटी हो रही है क्या? नहीं हो रही है, तो सर्विसेज़ का तो पेज ही नहीं बना है। सर्विसेज़ एक कैटेगरी बना दी और इसके अंदर पेजेज़ बना दिए। ये देखो, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का पेज है और जो सर्विस क्योंकि हमारी 2 मेजर सर्विसेज़ हैं। एक है हमारी जो हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, एक है हमारा जो हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमने 2 लेवल्स बना दिए, ठीक है? 2 कैटेगरीज़ बना दी। ट्रेनिंग्स के अंदर कहाँ-कहाँ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, उन सभी के हम लोगों ने अलग-अलग पेजेज़ बना दिए। अब आपको समझ में आ गया कि अलग-अलग पेजेज़ बनाने का क्या पर्पज़ है। तो क्रॉलर का भी पर्पज़ है, साथ में यूज़र का भी पर्पज़ है। मतलब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखा गया है। क्रॉलर का क्या है? क्रॉलर तो आएगा, पेज को देखेगा, पेज को स्कैन करेगा, उसका एचटीएमएल पढ़ेगा, उसका टेक्स्ट पढ़ेगा, उसकी इमेजेस पढ़ेगा, उसका कोड पढ़ेगा, सारी चीज़ें और देखेगा कि अच्छा ये पेज किस बारे में है और उसके बेसिस पर क्रॉल करके उसको इंडेक्स करेगा। तो ये तो क्रॉलर का पर्पज़ हमने सॉल्व कर दिया, अच्छा कंटेंट लिख के। क्या आप यूज़र का पर्पज़ नहीं सॉल्व करोगे? यूज़र जब रिलेवेंट क्वेरी करके हमारे पेज के ऊपर आता है, ठीक है? जो हमारे पेज का कंटेंट है उससे रिलेवेंट, तो उसी से रिलेवेंट जब उसे चीज़ें दिखती हैं, तब तो वो सैटिस्फाइड होगा, अदर वो सैटिस्फाइड ही नहीं होगा। वो सर्च कर रहा है टैक्सी सर्विसेज़ इन राजस्थान और राजस्थान में वो जाना चाहता है जयपुर और आपका पेज जो है वो बीकानेर की बात कर रहा है, जयपुर की बात कर रहा है, जोधपुर की बात कर रहा है, दूसरे और सिटीज़ जैसलमेर की बात कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो यूज़र का एक्सपीरियंस भी हैम्पर होगा और उधर क्रॉलर को भी समझने में प्रॉब्लम होगी, तो हमें मल्टीपल पेजेज़ चाहिए। ठीक है? अलग-अलग हम पेजेज़ बना देंगे। नहीं काम करना है हमें बीकानेर और जैसलमेर वाले पेजेज़ के ऊपर नहीं करेंगे हम पहले जोधपुर और जयपुर वाले जो हमारे पेजेज़ हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन वो रेलेवेंसी मेंटेन करने के लिए कि जो यूज़र की क्वेरी है उसी से रिलेटेड कंटेंट है हमारा। ठीक है? यूज़र की क्वेरी अगर जोधपुर की है तो ये देखो पूरा जोधपुर का कंटेंट मेरे पास है, इसको दिखाओ। अगर यूज़र की क्वेरी जयपुर की है तो पूरा जयपुर का कंटेंट हमारे पास है, उसको हमें दिखाओ। ठीक है? तो हमारे पास स्कोप बढ़ता जा रहा है, ठीक है? सामने वाले को दिखाने का हमारे पास स्कोप बढ़ता जा रहा है और अगर स्कोप लिमिटेड भी हो गया, तो पैरेलली ब्लॉक को एग्ज़ीक्यूट कर देंगे और ब्लॉक को एग्ज़ीक्यूट करके ब्लॉग भी क्या है? जो आप पोस्ट लिखते हो ब्लॉग के ऊपर, वो भी तो पेजेज़ ही हैं, तो वहाँ भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जहाँ-जहाँ इंटरनेट के ऊपर पेजेज़ की बात होगी, उसके ऊपर अवेलेबल कंटेंट की बात होगी, उसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। सर्च इंजन के एफर्ट्स के थ्रू आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। अब गाइस थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कीवर्ड्स के रिस्पेक्ट में भी, कि आखिर कीवर्ड्स किस टाइप से हम लोग फाइंड करेंगे, राइट? उसका हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस कीवर्ड रिसर्च में जो कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस है बेसिकली,
जो हमारी कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस है, इससे रिलेटेड कुछ 1-2 पॉइंट्स पहले डिस्कस करते हैं। कीवर्ड रिसर्च की जो प्रोसेस है वो पेज वाइज़ होती है ना? हर एक स्पेसिफिक पेज के लिए कुछ हम लोग सेट ऑफ कीवर्ड्स ढूँढते हैं और कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होती है गाइस? सबसे पहले आपके पास होता है एक सीड कीवर्ड, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोई कीवर्ड ना हो, आपके पास एक सीड कीवर्ड ज़रूर होता है और उसके बाद उस सीड कीवर्ड्स को अलग-अलग जगहों पर डाल के यानी कि अलग-अलग जो हमारे कीवर्ड रिसर्च के टूल्स हैं, जो हमारे कीवर्ड रिसर्च के टूल्स हैं, उन कीवर्ड रिसर्च के टूल्स में उस सीड कीवर्ड को डाल के आप दूसरे जो हैं वो कीवर्ड्स को फाइंड करते हो। अगर वो कीवर्ड्स आपको रिलेवेंट लगते हैं तो उनके साथ आप फर्दर मूव करते हो और उन कीवर्ड्स को आप अपने पेजेस के ऊपर यूज़ करते हो। तो गाइस इस तरीके से आपकी प्रोसेस चलती है, राइट? तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? पेज हमारा बन गया या पेज के स्ट्रक्चर बन गया बेसिकली। हमें समझ में आ गया कि भाई एक जो है हमें टैक्सी इन जोधपुर वाला जो हमें पेज है वो हमें बनाना है और इसके हिसाब से हमें कुछ कीवर्ड्स की रिसर्च करनी है। तो हमारे पास एक एक सीड कीवर्ड है, तो वो सीड कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं और अलग-अलग टूल्स में डालेंगे कि देखो टैक्सी इन जोधपुर इससे रिलेटेड हमें कीवर्ड्स बताओ। तो टैक्सी इन जोधपुर से रिलेटेड टूल्स हमें और भी ज़्यादा जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। उन रिलेटेड कीवर्ड्स को हम डायरेक्टली फाइनलाइज़ नहीं कर देते हैं, ठीक है? उन कीवर्ड्स को हम लोग थोड़ा-सा रिसर्च करते हैं उन कीवर्ड्स के ऊपर भी। रिसर्च होती है तो रिसर्च किसी न किसी बेसिस के ऊपर होती है, राइट? तो जो हमारी रिसर्च है वो हम इस पैरामीटर्स के ऊपर करते हैं कि जो हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए, जिनके ऊपर हम काम करेंगे। पहली बात तो उनका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए? उनका सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए और उनका जो कॉम्पिटिशन है, वो कॉम्पिटिशन उनका लो होना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हों, बट ऐसे लोग बहुत कम हों, जो उसके ऊपर काम कर रहे हों। ऐसे कीवर्ड्स को हमें फाइंड करना होता है, ठीक है? तो ऐसे कीवर्ड्स को हम रिसर्च करेंगे, तो ये 2 मेन हमारे पैरामीटर्स हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग काम करते हैं कि हमें कीवर्ड्स किस तरीके से ढूँढने। अब इस तरीके के कीवर्ड्स ढूँढने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। तरीके मतलब टूल्स अलग-अलग हो सकते हैं। अब टूल्स किस टाइप के हैं अगर हम बात करें कीवर्ड रिसर्च के टूल्स की, क्योंकि अब हमारे पेज की कहानी क्लियर हो गई, अब हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर की कहानी क्लियर हो गई। अब हम सीधे आ जाएँगे अपने ऑन पेज के एफर्ट्स के ऊपर। तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ होती है वो यही होती है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। जब तक आपको कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे कि भाई ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं 3-4 इनके हिसाब से इनके ऊपर हमें अपने पेज को रैंक कराना है। हमें जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, उन कीवर्ड्स को हम अपने पेजेज़ के अलग-अलग इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे कैसे रखेंगे? ये भी चीज़ हमें क्लियर करनी है कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो फाइनलाइज़ हो जाएँ पहले ही, ठीक है? तो इस पेजेज़ के स्ट्रक्चर के बाद कीवर्ड्स के ऊपर आ जाओ। अब कीवर्ड रिसर्च के अलग-अलग टूल्स हैं, कुछ चीज़ें मैनुअली हमें मेहनत करनी पड़ती है। देखो इसमें टाइम लगता है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, ऐसा मत समझिए कि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, ठीक है? कुछ काम हमें मैनुअली करने पड़ते हैं, राइट? कुछ काम जो है हम टूल्स के थ्रू करते हैं। अब टूल्स भी दोनों ही तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्री टूल्स और एक होते हैं पेड टूल्स, अभी इसके ऊपर भी हम लोग आ जाएँगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे गूगल का ऑटो कंप्लीट है, ठीक है? उसके बाद गूगल का जो सजेस्टेड सर्चेज़ हैं, वो हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग क्या करेंगे जो सजेस्टेड सर्चेज़ हैं, मैं इसको सर्चेज़ कर देता हूँ एक बार, जो हमारी सजेस्टेड सर्चेज़ हैं यहाँ पर इनसे हमें कुछ ना कुछ आइडियाज़ लग जाते हैं। तो यहाँ से केवल हमें आइडियाज़ लगते हैं, हम फाइनल नहीं करते हैं। फाइनल हम बाद में करते हैं और उन फिर कीवर्ड्स को हम लोग एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं अपने पेज के ऊपर। तो इस तरीके से गाइज़ हम लोग काम करेंगे। अब टूल्स की मैं थोड़ी-सी आपको और ज़्यादा जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर। जब हम टूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास मैंने क्या बताया आपको कीवर्ड रिसर्च के हमारे पास फ्री टूल्स हैं। फ्री टूल्स में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल है, वो गूगल कीवर्ड प्लानर है, राइट? उसके बाद जो दूसरे टूल्स हैं हमारे पास, एक टूल हमारे पास आरएफ्स हैं, ये पेड टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? फ्री के बाद यहाँ पर हम लोग पेड टूल की बात कर लेते हैं। और भी हैं फ्री टूल्स हमारे पास जैसे आप उबर सजेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं बट फुल्ली फ्री नहीं है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा बट ट्रस्ट मी अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर सीरियसली काम कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत जो है आपको पेड टूल्स की तरफ जाना ही पड़ता है। अगर आप वास्तव में बहुत ही ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव है और सीरियस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको पेड टूल्स की तरफ जाना पड़ता है। पेड टूल्स में आरएफ है और दूसरा जो हमारे पास टूल है वो एसईएम रश है, मॉज़ जो है वो भी एक टूल है
और भी बड़े सारे टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पॉपुलर टूल है वो आरएफ है, ठीक है? ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब मैं इसको प्रायोरिटी देता हूँ और उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं एसईएमरश के ऊपर काम करता हूँ। बट ये टूल्स काफ़ी कॉस्टली हैं। अगर बात करें तो ये टूल्स काफ़ी कॉस्टली हैं, तो इनका जो मिनिमम पैकेज ही अगर आप देखोगे तो 7500 टू 8000 रुपीज़ से पर मंथ इनका पैकेज स्टार्ट होता है, राइट? आरएफ्स का, और इसी टाइप से एसईएमरश का भी है, 8-10 हज़ार रुपए का ये भी है। तो थोड़े से ये महँगे तो हैं, ये कॉस्टली तो हैं, बट इसका भी तरीका है। इसका तरीका ये है कि बड़े सारे जो हैं आपके पास ग्रुप बाय एसईओ टूल्स हैं, जिनके थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं इन टूल्स को, जो आपको सस्ते पड़ेंगे, बट यहाँ पर प्राइवेसी का भी इश्यू थोड़ा-सा हो जाता है, थोड़ा-सा सिक्योरिटी का भी इश्यू रेज़ हो जाता है, मतलब इन टूल्स के थ्रू अगर इनके अंदर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह को ऐड कर रहे हैं, थोड़ा-सा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इश्यू रेज़ हो जाता है, क्योंकि इन टूल्स को मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस कर रहे होते हैं और ये चीज़ जो है अच्छी नहीं है ना? तो ग्रुप बाय एसईओ टूल्स मार्केट में है ज़रूरी, बट मैं सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं रिकमेंड करूँगा। बट आप क्या कर सकते हो कि इस टाइप के जो टूल्स हैं, उनको आप लोग जो है लर्निंग प्रोसेस के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अलग-अलग जो आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं, बड़े सारे जो आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। अलग-अलग जो टूल्स हैं, ठीक है? कौन-कौन से उसके अंदर ऑप्शंस हैं। जैसे आप आरएफ्स को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आरएफ्स के अंदर कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं। अगर आप जो है दूसरे टूल को देखेंगे, जैसे मैंने बताया एसईएमरश को, तो अगर आप एसईएमरश को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसईएमरश किस तरीके से काम करता है, ठीक है? मॉज़ को देखेंगे, और भी बड़े सारे टूल्स हैं, मैंने तो आपको यही बताया, और भी बड़े सारे टूल्स हैं। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ग्रामरली मिल जाएगा आपको वहाँ पर, ठीक है? आपको कैनवा मिल जाएगा, आपको और जो इमेज और वीडियोज़ रिलेटेड, एनिमेशन रिलेटेड छोटे-छोटे टूल्स हैं, वो मिल जाएँगे। आपको कुछ प्रोडक्टिविटी, जैसे ग्रामरली मैंने बताया, कुछ प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड आपको टूल्स मिल जाएँगे। तो 20-22 टूल्स का कंप्लीट ये पैकेज होता है जो आपको मिल जाएगा, और आई बिलीव ये ₹700 से लेकर ₹1200 के बीच में पर मंथ होता है। तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा आपकी लर्निंग प्रोसेस में कि जो ये टूल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके मोस्ट ऑफ द फीचर्स को आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो इसको बड़े सारे लोग जो हैं वो जो मेन आपका आरएफ्स होता है उसको परचेज़ करते हैं, फिर प्रॉक्सी के थ्रू उसके जो एक्सेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम लोग उस टेक्निकैलिटी में नहीं जाते हैं। मैं केवल आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च करने के आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। गाइस, हम लोग अगर गूगल कीवर्ड प्लानर को भी यूज़ करें ना, जो हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर है, तो यहाँ से भी हम कुछ अच्छी जो है इनसाइट्स निकाल सकते हैं, बट ये इनसाइट्स उतनी अच्छी नहीं होगी कि अगर आपके पास बड़े सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटर्स वगैरह की एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा देता नहीं है। पेड टूल्स आपको कॉम्पिटिटर्स वगैरह की अच्छी एनालिसिस दे देते हैं, और ये जो गूगल कीवर्ड प्लानर है, ये आपको उतनी अच्छी एनालिसिस कॉम्पिटिटर्स की नहीं देता है। तो बेसिक अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज़ अदरवाइज़ आपको इस टाइप के जो आपके पेड टूल्स हैं, उनके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा, उनके ऊपर आपको जाना पड़ेगा, और उनके थ्रू फिर फर्दर अ जो है आप अच्छी कॉम्पिटिटर रिसर्च भी कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, है ना? गूगल के पास इन्फॉर्मेशन सारी है, गूगल के पास सारी चीज़ें हैं, गूगल को पता है कि इस कीवर्ड के ऊपर आप रैंक कर रहे हो, इस कीवर्ड के ऊपर आपका कॉम्पिटिटर रैंक कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर और किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है। वही सारी सर्चेज़ जब गूगल में हो रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गूगल के पास इन्फॉर्मेशन ना हो? बट गूगल बायस्ड नहीं होना चाहता है, गूगल कॉम्पिटिशन को लाइट नहीं करना चाहता है, इसलिए गूगल अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि अच्छा आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हो, अगर गूगल चाहे तो इन्फॉर्मेशन दे सकता है मेरे को या किसी टूल के थ्रू कि देखो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर रैंक करना चाह रहे हो, ये देखो ये बाकी लोग हैं जो गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर गूगल में रैंक कर रहे हैं, और ये वाला जो बंदा है ये और इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है, इसके बैकलिंक्स यहाँ बने हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ये गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं देता, या गूगल के कोई भी फ्री टूल्स नहीं देते हैं, है ना? अगर हम गूगल सर्च कंसोल की भी बात करें, तो वो आपकी वेबसाइट के इंटरैक्शंस देता है आपको, कॉम्पिटिटर के नहीं देता है। तो कॉम्पिटिटर के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, इस टाइप के जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं, उनके ऊपर रिलाई करना पड़ता है, और ये करना ही पड़ता है आपको, और उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एक्चुअली आपको जो ओवरटेक करना है ना, वो आपको अपने कॉम्पिटिटर को करना है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बड़ा ही रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर कोई कार चल रही है, ठीक है? और उस कार को आपको ओवरटेक करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस कार की जो जिसको आपको ओवरटेक करना है उसकी स्पीड क्या है। तब आप उससे ज़्यादा स्पीड जो है वो अपनी कार की रखोगे और आप उसको ओवरटेक कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। सेम यहाँ पर भी होता है कि जब हम गूगल सर्च के ऊपर जाते हैं और कोई क्वेरी करते हैं गूगल सर्च के ऊपर, राइट? तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े सारे रिज़ल्ट्स हमें दिखते हैं।
हम भी किसी जगह पर वहाँ पर किसी लोकेशन पर, किसी पोज़ीशन पर हमारी भी वेब पेज वहाँ पर दिख रहा होता है। तो अगर हमें ऊपर वालों को बीट करना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले किस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, उनके बैकलिंक्स कहाँ-कहाँ बने हुए हैं, उनका कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है और वो किन-किन अलग-अलग कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। उसके बेसिस पर फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर लेते हैं क्योंकि ये बात समझनी पड़ेगी आपको। जैसे एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लास में फर्स्ट आना है। ये बिल्कुल इसको रिलेट करना है हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से। आपको अगर क्लास में फर्स्ट आना है, तो क्या आपको 95% नंबर चाहिए? अगर मैं कहूँ आपको क्लास में फर्स्ट आना है तो आपको 95% नंबर चाहिए? नहीं, आपको 95% नंबर नहीं चाहिए। आपको उतने नंबर चाहिए जितना जो दूसरा बंदे के हाईएस्ट नंबर है उससे ज़्यादा आपको नंबर चाहिए। जैसे अगर क्लास में हाईएस्ट नंबर 65% है, तो आपको फर्स्ट आने के लिए 95% थोड़ी ना चाहिए, आपको तो 66% चाहिए ना। तो अगर जो वेबसाइट्स किन्हीं स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर ध्यान से देखना, समझना इस बात को कि अगर कोई वेबसाइट्स कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर टॉप में रैंक हो रही हैं, तो उन वेबसाइट्स की अपनी स्ट्रेंथ क्या है? अगर आप उन वेबसाइट से अच्छा अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे ऑन द पैरामीटर्स ऑफ ऑन पेज, ऑफ पेज, तो आप उनको बीट कर जाएँगे और आप उनसे ऊपर रैंक कर जाएँगे। तो ये वही वाला एग्ज़ाम्पल हुआ ना स्टूडेंट्स वाला, राइट? बात समझ में आई? वहीं पर जब हम कॉम्पिटिटिव जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं या जो हमारी बहुत ही कॉम्पिटिटिव निशेस की बात करते हैं, वहाँ पर वो 95% वाला एग्ज़ाम्पल लागू हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर दूसरे जो लोग हैं, उन सभी के 95% मार्क्स हैं, ठीक है? वो सभी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स हैं। तो अगर उनको बीट करना है, तो आपको 96% लाने पड़ेंगे। तो अगर उनको बीट करना है, तो आपको ऑन पेज के एफर्ट जो हैं, आपको ऑफ पेज के जो आपके एफर्ट्स हैं, आपके जो आपके बैकलिंक्स की प्रोफाइल है, उन सब चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस कर ली? हम लोगों ने बात कर ली कि हमारे जो पेजेज़ हैं, राइट? जो हमारे पेजेज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, ताकि उन पेजेज़ के बेसिस पे हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकें। अब जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमारे पास पेड टूल्स वगैरह हैं जो हमें कॉम्पिटिटर की कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू किस टाइप से हम रिसर्च कर सकते हैं और भी जो हमने सोर्सेज़ यहाँ पर डिस्कस किए थे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो गूगल ऑटो कंप्लीट की भी हम लोग थोड़ी-सी हेल्प लेंगे, गूगल सजेस्टेड सर्चेज़ की भी हम लोग थोड़ी-सी हेल्प लेंगे। तो इनके बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे कि इस टाइप से हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, राइट? इनके बेसिस पे और इनके बेसिस पे अलग-अलग जो है रिसर्च करने के बाद हम लोग जब कीवर्ड्स को फाइनलाइज़ कर लेंगे कि नहीं भई अब हमारे ये कीवर्ड्स फाइनलाइज़ हो गए, तो हम लोग एक पेज को भी मार्क कर लेते हैं। जैसे इसी वाले पेज को टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, इसी वाले पेज को हम लोग देखेंगे। जब हम लोग अपने कीवर्ड्स को फाइनल कर लेंगे कि नहीं भई ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं, जिनमें ये एक हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया, ठीक है? और कुछ हमारे जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी ऑन पेज स्ट्रैटेजी है, वो किस टाइप की होनी चाहिए। इसकी ऑन पेज की जो स्ट्रैटेजी है, वो किस टाइप की होनी चाहिए और किस टाइप से हम लोग ऑन पेज में जो हमारे अलग-अलग पेजेज़ हैं, उनके ऊपर किस टाइप से हम लोग जो ये स्ट्रैटेजी है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस चीज़ को भी हम लोग कवर करेंगे आगे, ठीक है? तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि जो हमारे गूगल का कीवर्ड प्लानर है, उसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करके कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज़ हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए हम लोग जो हमारा एक सीड कीवर्ड है, उसको तो एक बार हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। और गाइज़ सीड कीवर्ड आप लोगों को जो आपका क्लाइंट है या जो आपका बिज़नेस का नेचर है, उसको जब आप लोग समझेंगे, प्रॉपर्ली आप लोग उसको समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो आपका सीड कीवर्ड है, वो किस तरीके से आप उस सीड कीवर्ड के बेसिस पे आगे मूव करते हैं, राइट? तो जैसे अगर हम लोग यहीं पर आ जाएँ, जो हम लोग सिनेरियो ले रहे हैं, जैसे टैक्सी सर्विसेज़ और यहाँ पर हम लोग टैक्सी इन जोधपुर वाला ले रहे हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो हमारा टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर है, यही हमारा जो है सीड कीवर्ड हो गया, राइट? तो हम किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने पेज डिसाइड किया, पहली चीज़, जो हमारा पेज है वो बेसिकली हमारा ये वाला पेज है जहाँ पर हम जोधपुर में टैक्सी सर्विसेज़ की बात कर रहे हैं। जोधपुर में हम लोग टैक्सी सर्विसेज़ की बात करें, तो हम लोग इसके ऊपर फर्दर काम करेंगे और हम लोग इसके लिए ही कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं। तो मैंने माना यहाँ पर कि जो हमारा सीड कीवर्ड है, राइट, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए देखो गूगल कीवर्ड प्लानर में या कोई भी जो कीवर्ड स्पेसिफिक टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए जो हमें हेल्प करेंगे, उनमें कहीं पर भी जब आप कीवर्ड रिसर्च करने जाओगे तो वो एक बार आपसे सीड कीवर्ड ज़रूर माँगेगा, राइट? कि आप क्या जानते हो अभी बिज़नेस के बारे में, आपको कोई ना कोई एक आइडिया देना पड़ेगा, ठीक है? सीड कीवर्ड के फॉर्म में। फिर वो टूल उससे रिलेटेड जो है वो आपको दूसरे कीवर्ड्स की इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा, राइट? तो यहाँ पर जो हम लोग सीड कीवर्ड ले रहे हैं, वो मान लेते हैं हम लोग टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, राइट? टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर मान लेते हैं कि ये हमारा एक
सीड कीवर्ड है और इसके बेसिस पे हम लोग जो फर्दर हम लोग को स्टडी करनी है या फर्दर जो हम लोग को रिसर्च करनी है वो इसी के बेसिस पे हम लोग को करनी है। तो एक बार तो हम लोग अपना सीड कीवर्ड डिसाइड कर लेते हैं, जो आप अभी यहाँ पर देख रहे हो हम लोगों ने अपना सीड कीवर्ड डिसाइड कर लिया, राइट? अब इस सीड कीवर्ड के बेसिस पर जैसे मैंने जो आप लोगों को अलग-अलग चीज़ें बताई थी, टूल्स को यूज़ करेंगे, गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करेंगे, ठीक है? ऑटो सजेस्ट को यूज़ करेंगे, ऑटो सजेस्ट को यूज़ कर लेंगे, ठीक है? और जो सजेशंस हैं, उनको यूज़ कर लेंगे या सजेस्टेड जो सर्चेज़ हैं, उनको यूज़ कर लेंगे हम लोग, राइट? तो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके और ये जो हमारा सीड कीवर्ड है, इसको यूज़ करके, उन तीनों चीज़ों को यूज़ करके कुछ हम फाइनलाइज़ करेंगे कीवर्ड्स, राइट? तो हमें क्या समझ में आया कि हमें अभी रिसर्च करनी है इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, राइट? तो गाइज़ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक पैरेलल में एक एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पर जो हमारे कीवर्ड आइडियाज़ हैं, उनको भी हम लोग लिखते जाएँगे और हम लोग फिर फाइनल कर लेंगे, राइट? यहाँ पर आप चाहो तो एक शीट जो है वो फाइनल कीवर्ड्स की यहाँ पर आप बना सकते हो, फाइनल कीवर्ड्स की। और यहाँ पर जो आपकी शीट है वो हो जाएगी हमारी कीवर्ड्स आइडियाज़ की या कीवर्ड आइडियाज़ की जो हमारी शीट है, वो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग अलग-अलग सोर्सेज़ से जो कीवर्ड्स लेकर आएँगे उनको एंटर करेंगे और फिर फाइनलाइज़ करते रहेंगे और फिर फाइनल करने पर हम उनको जो है कुछ टैग असाइन कर देंगे कि ये जो हमारा कीवर्ड है ये प्राइमरी कीवर्ड है और बाकी के जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं या सिमेंटिक कीवर्ड्स हैं। अभी उसके ऊपर भी हम लोग आएँगे कि सिमेंटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं और क्यों हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं। प्राइमरी कीवर्ड हम क्यों टैग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और किस तरीके से प्राइमरी कीवर्ड को हमको हमारी जो ऑन पेज की स्ट्रैटेजी है, उसमें किस तरीके से हमें उसको यूज़ करना होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो गाइज़ यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि मैंने एक जो हमारी सर्विस है, उसके बेसिस पे मैंने एक प्रेडिक्शन कर लिया टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर के ऊपर। अब हम लोगों को फर्दर आगे चीज़ें करनी है, राइट? तो गाइज़ मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल के ऊपर आता हूँ, ठीक है? मैं गूगल के ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, राइट? तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर आपको दिख रहा है बेस्ट टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, ठीक है? यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको बड़े सारे ये जो सजेशंस हैं वो दिख रहे हैं। तो ये जो हम लोग हेल्प ले रहे हैं या यहाँ पर जो हम लोग आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं, दीज़ आर बेसिकली अगर हम लोग इन आइडियाज़ की बात करें, तो ये बेसिकली हमें जो है ऑटो कंप्लीट से मिल रहा है। दिस इज़ बेसिकली ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट के थ्रू हमें क्या आइडियाज़ मिल रहे हैं, इनको हम लोग यहाँ पर मेंशन करते जाएँगे, जब हम लोगों ने यहाँ पर अपना सीड कीवर्ड एंटर किया। तो यहाँ से मुझे लग रहा है मतलब मुझे देखो यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट अगर मैं इस टाइप की सर्विसेज़ नहीं प्रोवाइड करता हूँ, टैक्सी सर्विसेज़ जोधपुर फॉर स्टेशन, इस तरीके की फॉर आउट स्टेशन, इस तरीके की अगर हम लोग सर्विसेज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन कीवर्ड्स को रखना वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं। देखो हम लोग अभी फाइनल नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी आइडियाज़ ही कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर हमें ये लगता है जैसे कि मैंने देखा कि मैंने सीट कीवर्ड ये एंटर किया और मुझे लग रहा है कि ये जो है हमारे रिलेवेंट है, जैसे टैक्सी कैब इन जोधपुर, ये हमारे रिलेवेंट है। तो मैं क्या करूँगा एक बार इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे टैक्सी कैब इन जोधपुर, ठीक है? टैक्सी कैब इन जोधपुर इसके ऊपर इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी बाकी पैरामीटर्स के ऊपर इसके ऊपर हमें फर्दर भी रिसर्च करनी है। बेस्ट टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, लोकल टैक्सी सर्विस इन जोधपुर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बेस्ट टैक्सी सर्विस इन जोधपुर जो है वो ठीक है। तो मैं उसको भी एंटर कर देता हूँ यहाँ पर बेस्ट टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, राइट? इसको भी एंटर कर देता हूँ मैं और यहाँ पर टैक्सी सर्विस इन जोधपुर ज जोधपुर टू जयपुर ये नहीं ज़रूरी है और टैक्सी कैब इन जोधपुर ये हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है? टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर या टैक्सी इन जोधपुर भी अगर मुझे लग रहा है कि मेरे लिए एक सीड कीवर्ड हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। टैक्सी हायर इन जोधपुर मुझे एक दिखा, ठीक है? तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। टैक्सी हायर इन जोधपुर। मुझे लग रहा है कि ये हमारे काम के जो हैं वो कीवर्ड्स हैं, उनके ही बेसिस पे हम लोग जो है यहाँ पर आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हैं। अभी आइडियाज़ कलेक्शन चल रहा है, ठीक है? टैक्सी रेंटल इन जोधपुर ये भी मुझे लग रहा है कि रिलेवेंट है में हमारे, ठीक है? टैक्सी रेंटल इन जोधपुर तो मैं इसको भी लिख लूँगा यहाँ पर। अब देखो जैसे मुझे लगा यहाँ टैक्सी हायर इन जोधपुर तो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ टैक्सी हायर इन जोधपुर एंटर करता हूँ, राइट? अब देखते हैं हमें इससे रिलेवेंट कौन से जो है ऑटो कंप्लीट्स मिल रहे हैं। तो कार हायर इन जोधपुर मिल रहा है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? कार हायर इन जोधपुर ये भी हमें मिल रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। टैक्सी रेंटल हम लोगों ने लिख ही लिया और टैक्सी हायर सर्विस इन जोधपुर ये भी हो सकता है, ठीक है? तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टैक्सी हायर सर्विस इन जोधपुर, इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ और भी दूसरे कीवर्ड्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है? जो सर्चेज़ हो रही हैं, बेस्ट टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, बेस्ट टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, इसको हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है? टैक्सी रेंटल इन जोधपुर हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पर मैं वापस एंटर करता हूँ, टैक्सी रेंटल इन जोधपुर,
तो इससे रिलेटेड जो ऑटो कंप्लीट्स हैं वो हमें दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो टैक्सी हायर इन जोधपुर, टैक्सी हायर इन जोधपुर और टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, कार टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, ठीक है? ये भी हो सकता है हमारे लिए रिलेवेंट हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ कार, यहाँ पर जो हमारे पास एक आइडिया आया हुआ है, कार टैक्सी सर्विस इन जोधपुर। मैं लिख देता हूँ कार टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कीवर्ड आइडियाज़ जो है उनको कलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा हुआ है कि इसके जो वॉल्यूम है वो कितना है, क्योंकि हमें डिसीजन जो लेना है उसी के बेसिस पे लेना है कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना है और इसका जो कॉम्पिटिशन है वो कितना है। वो अलग-अलग टूल्स के थ्रू हम लोग जाएँगे और इन कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे और भी ज़्यादा अभी हमें रिसर्च करनी है, उसके बाद हम फाइनलाइज़ करेंगे, ठीक है? और टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, जो हमारे पास सीड कीवर्ड था उसको भी मैं यहीं पर एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारे पास सीड कीवर्ड था हमारे पास स्टार्टिंग में, वो क्या था? वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सीड कीवर्ड्स जो हैं हमारे, या जिससे हमने शुरुआत करी थी, तो थोड़ा-सा और ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी और थोड़ा-सा आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, ये रेडी होता जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ टैक्सी सर्विस इन जोधपुर। इसी से हम लोगों ने शुरुआत करी थी, ठीक है? ये हमारे जो वेब पेज है उसको क्लियरली डिफाइन करता है। तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पर और थोड़ा-सा मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, ठीक है? और इसका भी जो वॉल्यूम एंड कॉम्पिटिशन है वो मैं यहाँ एंटर कर दूँगा। अब ऑटो कंप्लीट से भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है? और भी ज़्यादा ये प्रोसेस मतलब चलती जा सकती है, राइट? ये प्रोसेस चलती जा सकती है। जैसे टैक्सी ऑन रेंट इन जोधपुर मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आप देखो इसके जो ऑटो कंप्लीट्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। वो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये प्रोसेस चलती जा सकती है और आपको नए-नए जो है वर्ड्स, आइडियाज़ मिलते जा सकते हैं और उनको आप यहाँ पर एंटर कर के जो यहाँ पर नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिखती जा रही है, उनमें से आप जो है वर्ड्स को पिक करते जाएँगे और उनको एक तरफ शॉर्टलिस्ट करते जाएँगे और एक तरफ हम कह सकते हैं कि उनको एक तरफ आप लिखते चले जाएँगे। तो ये एक्टिविटी आप करते रहेंगे और इस टाइप यहाँ पर जो आपका डेटाबेस है, वो आपका बनता रहेगा। उसके बाद जैसे मैंने ये ऑटो कंप्लीट का रि लिख दिया है एक बार के लिए, तो ऑटो कंप्लीट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर रिलेटेड सर्चेज़ का भी हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर एक बार गाइज़ क्या करते हैं, रिलेटेड सर्चेज़ जो है ना, इनको भी हम लोग यहाँ पर जो है सर्च कर लेते हैं। तो मेरा जो सीड कीवर्ड था उसी को मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, जो हम लोगों ने लिया था और हम लोग इसको एंटर करते हैं, फाइन। यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको टैक्सी सर्विस इन जयपुर दिख रहा है। जोधपुर टैक्सी नंबर ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, ठीक है? कार सर्विस इन जोधपुर, तो अगर हमें लगता है ये चीज़ तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, कार सर्विस, बट ये हमारी कार की जो सर्विस होती है उससे भी रिलेटेड हो सकता है, टैक्सी रेंटल या उससे ज़रूरी नहीं कि उससे रिलेटेड है, राइट? तो मुझे यहाँ पर तो नहीं दिखे तो मैं क्या कर सकता हूँ, टैक्सी इन जोधपुर मैं एंटर कर सकता हूँ यहाँ, टैक्सी इन जोधपुर और उससे रिलेटेड जो हमारी सर्चेज़ हो रही हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कार हायर इन जोधपुर, इसको हम लोग आई बिलीव पहले भी ले चुके हैं, जैसे आप देखोगे कार हायर इन जोधपुर ये हो चुका है। जोधपुर टैक्सी वाला, जोधपुर टू जयपुर टैक्सी, जोधपुर टैक्सी नंबर, ठीक है? तो इस हिसाब से यहाँ पर भी आपको कुछ कीवर्ड्स दिखेंगे, उनको भी आप ले सकते हो, राइट? अब क्या बचता है हमारे पास? अब हमारे पास जो आइडियाज़ हमें लेने हैं वो टूल से लेने हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर एक टूल के ऊपर आ जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर जो हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं, राइट गाइज़? यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर, फाइन। एंड टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर और कीवर्ड प्लानर में हम लोग सर्च करते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ कीवर्ड प्लानर पे आओगे, आप देखोगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को नए कीवर्ड्स ही चाहिए, क्योंकि हमें तो क्या पता है, हमें केवल हमारे बिज़नेस का जो सीड कीवर्ड है, उसके बारे में हमें पता है कि भई हम जो है टैक्सी इन जोधपुर वाली सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहे हैं। ये पता है, उसके बेसिस पे हमने कुछ और कीवर्ड्स के आइडियाज़ निकाले, अब फिर हम लोग और ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं उनको कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एंटर कर लेते हैं टैक्सी इन जोधपुर। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर टैक्सी इन जोधपुर एंटर करूँगा, देखो कहाँ पर किन लोकेशंस में आपको करना है, तो मैं थ्रू आउट इंडिया जो है इसको सेलेक्ट रखता हूँ। और गाइज़ ये चीज़ इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका बिज़नेस का नेचर क्या है। क्या आपका बिज़नेस जो है वो थ्रू आउट इंडिया ऑपरेट करता है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अगर आप लोकल बाउंड्रीज़ के अंदर काम कर रहे हो, यानी कि आप अगर सिटी स्पेसिफिक काम कर रहे हो और केवल उसी सिटी के अंदर जो सर्चेज़ हो रही हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पर इंडिया को चेंज करके, जैसे आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इंडिया को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप दूसरी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। और ये बात इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका बिज़नेस का नेचर किस तरीके का है और वो आपका जो बिज़नेस है, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर लोकेशंस को सेलेक्ट करते हैं। फाइन गाइज़?
तो यहाँ पर आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर इंग्लिश में आप जो सर्चेज़ हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में सर्चेज़ हो रही हैं, आप उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, उनकी रिसर्च करना चाह रहे हैं और इंडिया लोकेशन में करना चाह रहे हैं। उसके बाद सिंपली आपको गेट रिजल्ट्स कर देना है और यहाँ से आपको जो है कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिल जाएँगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने टैक्सी इन जोधपुर केवल एंटर किया है। तो टैक्सी इन जोधपुर में अगर आप देखो तो 880 सर्चेज़ जो हैं एवरेज मंथली सर्चेज़ जो हैं वो 880 हो रही हैं। अभी इसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद आप देखो टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, टैक्सी सर्विस इन जोधपुर के ऊपर 3600 सर्चेज़ हो रही हैं। तो अगर मैं एवरेज मंथली सर्चेज़ के बेसिस पे यहाँ पर सॉर्ट करूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर जोधपुर कार हायर, कैब सर्विस इन जोधपुर और टैक्सी सर्विस इन जोधपुर के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो मुझे कुछ सर्चेज़ दिख रही हैं, अदरवाइज़ हमें नीचे अगर हम लोग आ जाएँ, तो हमें ज़्यादा सर्विसेज़ नहीं दिख रही हैं, राइट? तो टैक्सी इन जोधपुर के अलावा जो हम लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड्स जो है रखे हुए हैं, उनको भी हम लोग ले लेते हैं एक बार के लिए। जैसे मैं यहाँ पर जो ये सारे कीवर्ड्स हैं, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर करके एक बार फिर से जो इससे रिलेटेड रिज़ल्ट्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो जो कीवर्ड्स हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे ये वाला कार हायर किया है, तो इसमें 1000 सर्चेज़ दिख रही हैं। एक बार फिर से हम लोग अगर एवरेज मंथली सर्चेज़ जो सॉर्टेड हैं, उन पे नज़र डालें, तो टैक्सी सर्विस इन जोधपुर सबसे ज़्यादा दिख रहा है और उसके बाद जो जोधपुर टैक्सी बुकिंग है या जो भी दूसरे सर्चेज़ हैं, वो उतने ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है। तो बात हमें ये समझ में आई कि जो टैक्सी सर्विस इन जोधपुर है, जो हमारा ये वाला कीवर्ड है, एक बार के लिए हम इस वाले कीवर्ड को जो है हमारा प्राइमरी कीवर्ड मान सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से इसकी सर्चेज़ हो रही हैं। उसके बाद इन कीवर्ड्स को एक बार हम लोग एक-एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो मैं इनको सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक बार के लिए इन सबको यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं और मैं यहाँ टैक्सी कैबिन जोधपुर इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है? पहले वाले को और मैं इसको सर्च करता हूँ। देखो टैक्सी कैब इन जोधपुर में हम लोग सर्च करते हैं एक बार। टैक्सी कैब इन जोधपुर, फाइन। लेट्स सी जो हम लोगों ने कीवर्ड अभी प्रोवाइड किया है वो कीवर्ड यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है? ओके, वो कीवर्ड अभी हम लोगों को यहाँ पर नहीं दिख रहा है, फाइन। दूसरा हम लोग कीवर्ड ले लेते हैं जैसे बेस्ट टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर है, इसको हम लोग एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी एवरेज मंथली सर्चेज़ जो है बहुत कम है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं एक बार के लिए इसको रेड मार्क कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। टैक्सी हायर इन जोधपुर, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। टैक्सी हायर इन जोधपुर, इसकी क्या रिपोर्ट है? ठीक है, टैक्सी हायर इन जोधपुर, ये भी नहीं चल रहा है, ठीक है? तो इसको भी हम लोग जो है एक बार के लिए यही कलर दे देते हैं। टैक्सी रेंटल इन जोधपुर, इसको हम लोग देखते हैं। फाइन, टैक्सी रेंटल इन जोधपुर तो ये थोड़ी-सी प्रोसेस है जो आपको रेगुलर करते रहना पड़ेगा, ठीक है? टैक्सी रेंटल इन जोधपुर यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है तो उसकी भी सर्चेज़ जो हैं बहुत ही कम होंगी इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको भी एक बार के लिए कर देता हूँ। कार हायर इन जोधपुर, इसको देख लेते हैं हम लोग। कार हायर इन जोधपुर, राइट? और इसको एंटर करते हैं हम लोग। देखो इसकी 1900 सर्चेज़ है, ये हमारे काम का हो सकता है, ठीक है? तो इसकी 3600 सर्चेज़ थी, इसकी 1900 सर्चेज़ हो रही हैं, ठीक है? और उसके बाद टैक्सी हायर सर्विसेज़ इन जोधपुर या हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कार हायर इन जोधपुर देखा है, ठीक है? ये वाला कीवर्ड जब हमने एंटर किया, तो हम देख सकते हैं और यहाँ पर कौन-कौन से जो है कीवर्ड्स हैं, फाइन? आप देख सकते हो कौन-कौन से और कीवर्ड्स हैं। कार रेंटल इन जोधपुर सॉरी कार हायर इन जोधपुर की 1000 है और कार रेंटल इन जोधपुर की जो है वो 1900 है, ठीक है? तो हमें एक नया कीवर्ड मिल गया, कार रेंटल इन जोधपुर और यहाँ पर मैं इसके सामने लिख देता हूँ जो इसकी सर्चेज़ हैं वो कितनी हो रही हैं, वो 1900 हो रही हैं और इसकी जो थी वो 1000 हो रही हैं, ठीक है? आप ये भी काम कर सकते हो कि ये जो आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स दिख रही है, बड़े सारे आपको 25 कीवर्ड्स तो आपको यहीं पर दिख रहे हैं। ये जो आपको रिपोर्ट्स दिख रही हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है? इनको डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद इनको सॉर्ट करके जो आप देख रहे हो एवरेज मंथली सर्चेज़ इनके बेसिस पे आप सॉर्ट करके इन पे फर्दर मूव कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग कार हायर इन जोधपुर जो है हम लोगों ने सर्च किया था। टैक्सी हायर सर्विस इन जोधपुर भी हम लोग यहाँ पर एक बार एंटर करके देख लेते हैं कि इसका इस कीवर्ड का जो है वो क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है? टैक्सी हायर इन जोधपुर अगर हम लोग देखें तो कम ही रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है। उसके बाद कार टैक्सी सर्विस इन जोधपुर के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। कार टैक्सी सर्विस इन जोधपुर, ठीक है? तो इसके भी जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सेज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कार रेंटल इन जोधपुर के ऊपर आ जाते हैं, इसका रिस्पॉन्स ठीक था, राइट? तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो सर्चेज़ हैं वो क्या दिख रही हैं। देखो कार हायर इन जोधपुर, कार रेंटल इन जोधपुर ये दोनों दिख रहा है। उसके बाद जोधपुर टैक्सी बुकिंग वगैरह भी दिख रहा है, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इनको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मुझे समझ में ये आया
कि जो हमारा अलग-अलग जो हमारे कीवर्ड्स फाइनलाइज़्ड हो सकते हैं, वो ये टैग से इसमें आपको और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करते जाना है, ठीक है? जब तक आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स ना मिलें, तो हम फाइनलाइज़ कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारी फाइनल वाली जो शीट है, राइट? ये हम लोगों ने यहाँ पर फाइनल में एंटर कर दिया। इसको हम लोग कीवर्ड आइडियाज़ में ले आते हैं इस शीट को, राइट? यहाँ पर और जो फाइनल में हमारी शीट में जो डेटा आएगी, वो ये वाली हो गई हमारी, ठीक है? और साथ ही साथ ये वाले हो गए, राइट? एंड ये वाली डेटा हमारी हो गई। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, फाइन। तो ये हमारे जो है फाइनल कुछ कीवर्ड्स हुए। मान लेते हैं 3 कीवर्ड्स ही हमने फाइनल किए और भी हम फाइनल कर सकते हैं और इसमें से मैं इसको बना देता हूँ प्राइमरी कीवर्ड। ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है और ये जो बाकी के आप यहाँ पर कीवर्ड्स देख रहे हो, जैसे ये हो गया हमारा सेकेंडरी कीवर्ड और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, दिस वन इज़ अगेन द सेकेंडरी कीवर्ड। तो ये वाला जो हमारा कीवर्ड होता है, दिस इज़ बेसिकली द प्राइमरी कीवर्ड। ये वाला जो हमने टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर लिया हुआ है, ये प्राइमरी है और ये वाला जो है हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है। तो जो लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस तो समझ में आ गई, फाइन। कीवर्ड रिसर्च की हम लोगों को प्रोसेस समझ में आ गई कि कीवर्ड रिसर्च हम लोगों को किस तरीके से करनी है। बट अगर अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड का फंडा है, ये एकदम से कहाँ से आ गया, ठीक है? हम मान के चलते हैं कि हमने जो कीवर्ड रिसर्च करी, राइट? हम लोगों ने जो कीवर्ड रिसर्च करी और जो कीवर्ड्स फाइनलाइज़ हम लोग कर रहे हैं, फाइनलाइज़ जो हम लोग कीवर्ड्स कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं कि उनका वॉल्यूम जो है, सर्च वॉल्यूम जो है कीवर्ड्स का, वो क्या है? वो सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए और जो कॉम्पिटिशन है कीवर्ड का, वो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स का लो होना चाहिए। ये हम लोगों ने पैरामीटर्स डिसाइड किए। राइट? ये हमारे पैरामीटर्स हैं। ये किस चीज़ के पैरामीटर्स हैं गाइज़? ये हमारे कीवर्ड्स को फाइनलाइज़ करने के पैरामीटर्स हैं। अब ये जब हम फाइनलाइज़ कर रहे हैं, जैसे ये हमारा हो गया कीवर्ड नंबर 1, ये हो गया हमारा कीवर्ड नंबर 2 और ये हो गया हमारा कीवर्ड नंबर 3। तीनों ही कीवर्ड्स को जब हमने फाइनलाइज़ कर लिया, तो आखिर यहाँ पर अब इसको प्राइमरी कीवर्ड क्यों मेंशन किया गया है? प्राइमरी कीवर्ड क्यों मेंशन किया गया और इसको जो है सेकेंडरी कीवर्ड क्यों मेंशन किया हो गया? सिमिलरली इसको भी सेकेंडरी कीवर्ड क्यों मेंशन किया गया? गाइज़, तो जब हम अपना ऑन पेज एक्टिविटीज़ करेंगे, जब कभी भी गाइज़ हम लोग अपनी ऑन पेज की एक्टिविटीज़ करेंगे, तो गाइज़ हम लोगों को क्या करना होता है, हमारे पास अपने पेज में अलग-अलग लोकेशंस होती हैं। किस टाइप की अलग-अलग लोकेशंस? जैसे अगर हम अपने वेब पेज की बात करें, तो इस वेब पेज पे आप देखोगे, आपके पास इस वेब पेज पे टाइटल होगा, आपके पास इस वेब पेज के ऊपर क्या होगा? डिस्क्रिप्शन होगा, आपके पास इस वेब पेज के ऊपर H1 हेडिंग्स होंगी, आपके पास इस वेब पेज के ऊपर सब हेडिंग्स होंगी, आपके पास इस वेब पेज के ऊपर कंटेंट होगा और कंटेंट भी आपका जो है डिवाइडेड होगा अलग-अलग चीज़ों में। कैसे? अगर हम बात कर रहे हैं कि कंटेंट डिवाइडेड होगा व्हिच मीन्स दैट कुछ कंटेंट जो है वो टॉप पे होगा, राइट? टॉप पे होगा, कुछ कंटेंट जो है वो मिडल ऑफ द पेज में होगा, कुछ कंटेंट जो है वो बॉटम में होगा। तो इन सब जगहों पर एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हमें अपने कीवर्ड्स को इंसर्ट करना होता है या अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना होता है। क्यों हम इन लोकेशंस पे अपने कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं? आखिर ऑन पेज में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस क्यों डिफाइन करी गई हैं कि आप जाओ टाइटल में कीवर्ड लिखो, आप जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। क्योंकि जब क्रॉलर आता है, ये वहीं से कहानी शुरू हुई जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। जब क्रॉलर आता है तो वो आपके वेब पेजेस का, राइट? आपके वेब पेजेस के ये जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इन तक जाता है, ठीक है? जब क्रॉलर आता है तो आपके वेब पेजेस के इन इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स तक जाता है। जब वो टाइटल को देखता है, डिस्क्रिप्शन को देखता है, H1 को देखता है और यहाँ पर वो कीवर्ड्स को मार्क करता है कि यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है टैक्सी सर्विस इन जोधपुर। यहाँ पर ये कीवर्ड लिखा हुआ है व्हिच मीन्स दैट ये जो पेज है, इस वाली इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है और यही चीज़, यही इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, अपने पास इंडेक्स कर लेता है और जब यूज़र क्वेरी करता है, तो यहीं से वो इन्फॉर्मेशन उठा के यूज़र को दिखा देता है। यहीं से वो इन्फॉर्मेशन उठा के क्या करता है, यूज़र को दिखा देता है। तो हम सारी इंपॉर्टेंट जगहों पर अपने कीवर्ड्स को एंटर कर देते हैं। अब बात समझो, प्राइमरी कीवर्ड जो होता है ना, वो सबसे आगे-आगे चलता है, राइट? प्राइमरी कीवर्ड मतलब जो भी कीवर्ड्स हम फाइनल करेंगे, उनमें भी जो सुपीरियर कीवर्ड्स होगा, सबसे सुपीरियर, सुपीरियर किस टाइप से डिसाइड करेंगे? बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, जिसके सर्चेज़ ज़्यादा हो रहे होंगे, जिसका कॉम्पिटिशन कम होगा या सर्चेज़ ज़्यादा हो रहे होंगे, एवरेज कॉम्पिटिशन होगा उसका, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग प्राइमरी कीवर्ड मार्क कर देंगे। अब हमने उसको प्राइमरी कीवर्ड मार्क कर दिया, तो जो भी इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पर
गूगल का क्रॉलर जो है इस चीज़ को मार्क करता है कि यहाँ पर क्या मेंशन है, उसके बेसिस पे वो गूगल का क्रॉलर डिसाइड करेगा कि ये पेज किस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो वहाँ पर ऐसी जगहों पर, ऐसी लोकेशंस पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड को एंटर करते हैं। जैसे टाइटल, टाइटल में हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी कीवर्ड को एंटर करेंगे। जैसे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कहीं पर हम प्राइमरी कीवर्ड को एंटर करेंगे, वहाँ पर हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड को भी एंटर कर देंगे। H1, H1 में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राइमरी कीवर्ड को देंगे। साथ ही साथ अगर क्लब हो जाती हैं चीज़ें, तो सेकेंडरी कीवर्ड को भी हम लोग एंटर कर देंगे, राइट? अब यहाँ पर एक और बात समझ में आनी चाहिए आपको कि प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड्स टुगेदर भी एक ही सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं, इसको हम लोग अभी बात करेंगे, राइट? सेकेंडरी कीवर्ड जो होते हैं, जैसे प्राइमरी कीवर्ड जो होता है, मान लिया प्राइमरी कीवर्ड जो है वो आपका था टैक्सी, इसी को मान के चलते हैं हम लोग, है ना? टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर या टैक्सी इन जोधपुर, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड था। और इसी से जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे टैक्सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं कैब से, कैब को हम रिप्लेस कर सकते हैं कार से। तो हमारे 3 तरीके के कीवर्ड्स बन गए। एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया, सेकेंडरी कीवर्ड कौन-सा हो गया गाइस? सेकेंडरी कीवर्ड हो गया हमारा कैब सर्विसेज़ इन जोधपुर। उसी तरीके से हमारा जो थर्ड वाला हो गया, वो हो गया कार सर्विसेज़ इन जोधपुर। तो हम लोग इनको बोलते हैं सिमेंटिक कीवर्ड्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेंटिक कीवर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिमिलर हैं। किसके सिमिलर हैं? हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स के। अभी आपने देखा, मैंने ये चीज़ बताई ना आपको कि टैक्सी से किस टाइप से जो है वो कैब हो गया, कैब से किस टाइप से कार हो गया। तो हमें क्या बात समझ में आई कि ये वाले जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ये गाइस हमारे जो कीवर्ड्स हैं, ये हमारे सिमेंटिक कीवर्ड्स हैं, राइट? तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो कीवर्ड्स सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या करें, उनको हम कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दें। किस कैटेगरी में? प्राइमरी कीवर्ड्स में या सेकेंडरी कीवर्ड्स में, राइट? और जो-जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, जहाँ पर गूगल रिकमेंड करता है कि यहाँ पर जो है आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, ऐसी इम्पोर्टेंट जगहों पर, ऐसी इम्पोर्टेंट लोकेशंस में हम लोग क्या करेंगे, आगे किसको कर देंगे? आगे कर देंगे हम लोग प्राइमरी कीवर्ड को, राइट? उसको आगे कर देंगे और उसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है, और बाकियों को किसी तरीके से उसके साथ क्लब करने की कोशिश करेंगे, फाइन। अब बात करते हैं गाइस, अगर हमारा जो कीवर्ड्स वगैरह का है, ये सारी चीजें फाइनलाइज हो गई, इसके बाद गाइस हमें क्या करना है? फाइन। तो गाइस इसके बाद जो हमारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कीवर्ड्स के बेसिस पर हमें उन कीवर्ड्स को अलग अलग जगहों पर लिखना होता है। अब जब मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा हूं, तो प्राइमरी कीवर्ड्स प्लस सेकेंडरी कीवर्ड्स, मैं दोनों ही चीजों के रिस्पेक्ट में आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं केवल मैं प्राइमरी कीवर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब जो जो लोकेशंस मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कीवर्ड्स दोनों लिखे जा सकते हैं, या केवल प्राइमरी कीवर्ड लिखा जा सकता है, या केवल सेकेंडरी कीवर्ड लिखा जा सकता है। तो मैं एक-एक करके आपको लोकेशंस बताता हूँ। पहले हम इन लोकेशंस को देख लेंगे, फिर देखेंगे प्रैक्टिकली हम इन सारी चीज़ों को किस तरीके से करते हैं। तो मैं एक बार आपको लोकेशंस कीवर्ड्स की बता देता हूँ, और यहाँ से हमारा जो टॉपिक है, वो ऑन पेज एसईओ का ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप कि हम लोगों के जो ऑन पेज के एफर्ट्स हैं, वो हम लोगों के यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, फाइन। तो सबसे पहले हमें जो हमारे कीवर्ड्स जो हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, उसको हमें कहाँ रखना है? उसको हमें पेज के टाइटल में रखना है, टाइटल ऑफ पेज में। उसके बाद हमें कहाँ रखना है? उसके बाद हमें रखना है इसे डिस्क्रिप्शन में, राइट? उसके बाद हमें क्या रखना है? उसके बाद हमें इसे, जो हमारे कीवर्ड्स हैं, उनको हमें H1 हेडिंग में रखना है। यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक कर दूँ, कोशिश करें आप प्राइमरी कीवर्ड आप H1 हेडिंग में डालें। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आपके पास H2, H3, H4 हेडिंग्स भी हो सकती हैं। तो जितनी भी हेडिंग्स हैं, उन सभी में आपको यहाँ पर कीवर्ड्स को यूज़ करना है। जितनी भी आपकी हेडिंग्स होंगी, वहाँ पर कीवर्ड्स यूज़ होंगे। अगर प्राइमरी कीवर्ड ऊपर यूज़ हो चुका है, तो उससे थीमेटिकली रिलेटेड या सिमेंटिकली जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप लोग H2, H3 और H4 में यूज़ करेंगे अपने ही पेज के। अभी हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे, राइट? तो यहाँ पर आप अगर इनमें यूज़ करेंगे, दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड कीवर्ड्स। ये रिलेटेड कीवर्ड्स की कहानी है। यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे? फ़िफ्थ हम लोग यूज़ करेंगे इमेजेस के ऊपर, राइट? अगर इमेजेस हैं, तो इमेजेस के ऊपर अगर टेक्स्ट इंसर्ट किया जा सकता है, इसके चांसेस हैं कि टेक्स्ट जो है वो इमेजेस के ऊपर इंसर्ट किया जा सकता है, तो वहाँ पर आप इमेजेस के ऊपर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इमेजेस के ऊपर भी आप किसको यूज़ कर सकते हैं? कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊँगा। सिक्स्थ केस जो है वो है इमेजेस का ऑल्ट टेक्स्ट। इमेजेस का जो ऑल्ट टेक्स्ट है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन किया है, उसमें भी आप कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं।
इवन आप इमेजेस का जो नेम है, इमेजेस नेम जो है, वो उसको भी आप कीवर्ड के नेम के ऊपर रख सकते हैं, राइट? उसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट। तो कंटेंट में गाइस हमें क्या करना है, हमें जो हमारा फॉर्मेटेड कंटेंट होता है, उसमें हम कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेटेड कंटेंट अगर आपको नहीं समझ में आता है, जैसे कहीं-कहीं पर हम बोल्ड कर देते हैं, कहीं-कहीं पर हम इटैलिक्स कर देते हैं, तो इन सब जगहों पर भी हमें कीवर्ड्स को यूज़ करना है। उसके बाद जो हमारा कंटेंट की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी कीवर्ड को स्टार्टिंग में हमें यूज़ करना है। स्टार्टिंग में इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, राइट? स्टार्टिंग में इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हमें स्टार्टिंग में ही इसको यूज़ करना है। तो ये हमारा जो है प्राइमरी कीवर्ड का कंटेंट में है। उसके बाद जो सेकेंडरी हमारे कीवर्ड्स होते हैं, उनको हमें यूज़ करना है। सेकेंडरी कीवर्ड्स को हमें कंटेंट में यूज़ करना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखना है। ऑन एन एवरेज हमारे पास 1500 वर्ड्स का जो है 1500 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंटेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि गूगल नंबर्स बैठ जाएगा काउंट करने, कि आपने कुछ भी कचरा अगर लिख दिया 1500 वर्ड्स में तो वो एक्सेप्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गिनती नहीं हो रही है। यहाँ पर मैंने जो आपको एक लेंथ बताई कि जब हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा-सा लेंथी होगा, तो क्या होगा? क्वालिटी कंटेंट की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके से लेंथ इंक्रीज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप क्वालिटी से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो जब ज़्यादा आपके पास कंटेंट होगा, तो आपके पास स्कोप ज़्यादा होता है कि आप अपने कीवर्ड्स को और अच्छे तरीके से इंसर्ट कर सकें। जहाँ पर भी एक बात आपको नोट करके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जहाँ पर भी आप कीवर्ड्स को इंसर्ट करेंगे, वो सारी ही जो भी जिन भी लोकेशन पे आप कीवर्ड को इंसर्ट करेंगे जिस भी तरीके से, वो सारी नेचुरली डिफाइंड होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें नेचुरली डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है? नेचुरली डिफाइंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? जैसे मैं इसका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है? और इस चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ एक बार नोटपैड में आपके सामने लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो नेचुरल इंसर्शन की बात कर रहा हूँ, उसका एक्चुअली मतलब क्या है यहाँ पर, राइट? ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो गाइज़ जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ एंटर करी, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है टैक्सी एंड कार रेंटल सर्विसेज़ इन जोधपुर। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है? जेसीआर कैब, यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ, तभी आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी होगी। जेसीआर कैब ये लिखा हुआ है, ठीक है? और लिखा हुआ है टैक्सी एंड कार रेंटल सर्विसेज़ इन जोधपुर। ये एक सेंटेंस है। गाइस क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें कितने जो हैं कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं? आप बोलोगे कीवर्ड्स क्या है? तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है टैक्सी एंड कार रेंटल सर्विसेज़ इन जोधपुर। बट गाइस अगर हम लोग इसको देखें प्रॉपरली, तो आप देखोगे इसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड भी है, इसके अंदर दूसरे सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हैं। तो देखो प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स का किस टाइप से कॉम्बिनेशन बना कि एक बिल्कुल नेचुरल सेंटेंस लग रहा है, और ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि इसके अंदर हमने कीवर्ड्स की स्टफिंग करी या मल्टीपल कीवर्ड्स को ज़बरदस्ती इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट करने की कोशिश करी है। क्या ये चीज़ कहीं आपको लग रही है? नहीं, है ना? अब इसको समझते हैं कि यहाँ से देखो कितनी चीज़ें कवर हो रही हैं। ये तो हमारा ब्रांड नेम आ गया। ये तो हमारा ब्रांड नेम आ गया, और ब्रांड नेम इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है क्योंकि गूगल क्या करता है, अब थोड़ा-सा ब्रांड स्पेसिफिक भी हो रहा है गूगल, तो अगर आपका ब्रांड नेम वगैरह आ रहा है तो गूगल के लिए ये एक अच्छा सिग्नल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग-अलग जगहों पर अपने ब्रांड नेम को भी मेंशन करें, इट्स एब्सोल्यूटली ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद उसके बाद क्या होता है गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो टैक्सी एंड कार रेंटल सर्विसेज़ इन जोधपुर, ये लाइन लिखी हुई है। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, देखो टैक्सी यहाँ पर हम लोग लेते हैं टैक्सी सर्विसेज इन जोधपुर। एक लाइन हमारी ये बनी, कौन-सी लाइन बनी? टैक्सी सर्विसेज इन जोधपुर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो, मैं इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। टैक्सी सर्विसेज इन जोधपुर। ये हमारा एक कीवर्ड निकल के आया इसमें से, है ना? उसके बाद दूसरा कीवर्ड देखो क्या निकल के आएगा, टैक्सी इन जोधपुर। टैक्सी इन जोधपुर, ये भी वर्ड्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। तीसरा क्या निकल के आ रहा है? कार रेंटल सर्विसेज़ इन जोधपुर। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि देखो एक सेंटेंस के अंदर ये जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है,
इसके अंदर किस तरीके से हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड अगर ये था, तो किस तरीके से हमने स्ट्रैटेजिकली हमारे प्राइमरी कीवर्ड को भी इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। साथ ही साथ ये जो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड आप यहाँ पर देख रहे हो, सेकेंडरी कीवर्ड को भी हम लोगों ने एंटर कर दिया और यहाँ पर जो दूसरा सेकेंडरी कीवर्ड है, उसको भी मैंने एंटर कर दिया। तो मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमको स्टफिंग नहीं करनी है। स्टफिंग क्या होती है? स्टफिंग अगर आप करते तो आपका ये सेंटेंस पता है किस तरीके से लिखा होता? और ये स्टफिंग होती थी। पहले स्टफिंग करी जाती थी और बड़े सारे लोग पहले स्टफिंग करते थे। मतलब आज से 4-5 साल पहले स्टफिंग होती थी और गूगल आपके जो स्टफ्ड वाले कीवर्ड्स हैं ना, उनके बेसिस पर भी आपके पेजेस को रैंक करा देता था। वो बात बिल्कुल क्लियर है, बट अब ये चीज़ काम नहीं करती है। तो अगर स्टफिंग का एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, स्टफिंग का एग्ज़ाम्पल कुछ इस टाइप से होता, अगर होता तो, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा जेसीआर कैब, ठीक है? और उसके बाद मैं लिख देता टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर, राइट? उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता कार रेंटल सर्विसेज़ इन जोधपुर, ठीक है? तो ये क्या देख रहे हो आप, 2 कीवर्ड्स आपने एंटर कर दिए, राइट? लेकिन आपने ऐसे पाइपलाइन बना के इसको जैसे इंसर्ट कर दिया। दिस इज़ बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग, ये कीवर्ड स्टफिंग है, राइट? और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि किस टाइप से स्ट्रैटेजिकली हमने जो ये हमारे कीवर्ड्स थे, इनको हमने स्टफ भी नहीं किया और किस टाइप से हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। दिस इज़ द रिकमेंडेड वे ऑफ यूजिंग कीवर्ड्स। ये जो रूल है, ये केवल टाइटल के लिए नहीं लागू होगा, ये रूल केवल डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं लागू होगा। जहां पर भी आपको स्कोप मिलता है, जिन जगहों पर भी आपको स्कोप मिलता है कि आपको वहां पर जो है कीवर्ड्स एंटर करने हैं कंटेंट में, किसी भी लोकेशन पे कंटेंट में आप इसी टाइप से चीजें करेंगे ताकि वो लगे कि वो बिल्कुल एक नेचुरल सी चीज है। यहां पर हम लोग आते हैं, अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ऑन पेज में ही हमारी एक और चीज आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंटेशन, वहां कीवर्ड जरूर नहीं होते, बट हम लोग यहाँ पर कीवर्ड्स की बात करें तो एक बार स्कीमा मार्कअप इम्प्लीमेंटेशन को इग्नोर करते हैं। तो हमारे कीवर्ड कहाँ कहाँ होने चाहिए? टाइटल ऑफ द पेज में होने चाहिए। अब अगर मैं किसी भी चीज के आगे, अगर मैं किसी भी लाइन के आगे ये लिख रहा हूं नेचुरली, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए नेचुरली का यहाँ पर क्या मतलब है। कि अगर मैं कह रहा हूँ कि टाइटल ऑफ द पेज में, डिस्क्रिप्शन में और हेडिंग में नेचुरली कीवर्ड इंसर्ट होने चाहिए, तो आपको समझ में आ जा रहा है। H2 H3 4 में मैंने बताया रिलेटेड कीवर्ड्स। तो अगर प्राइमरी कीवर्ड जो है, अगर वो आपका, ये लिखता हूं मैं, प्राइमरी कीवर्ड टैक्सी इन जोधपुर था, तो यहाँ पर आपका कार रेंटल सर्विसेज, कार रेंटल सर्विसेज इन जोधपुर, इन सारी चीजों से रिलेटेड आप अपनी H2 H3 H4 हेडिंग्स बना सकते हैं। हेडिंग्स में कीवर्ड्स इसलिए जो है लिखा जाता है क्योंकि हेडिंग जो है फॉर्मेटेड होती है ना? हेडिंग्स के कुछ अपने बोल्ड होती हैं हेडिंग्स, कुछ थोड़े से बड़ा नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़े से हाईलाइटेड दिखता है जो हेडिंग का कंटेंट होता है। तो क्रॉलर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है और जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है उसको क्रॉलर पहले जो है वो रीड करता है। तो वहां पर अगर आपका कीवर्ड आ गया, तो ये क्रॉलर को एक इंडिकेशन देता है कि आपका पेज किस बारे में है। और जो मैंने नीचे आपको यहाँ पर चीज बताई थी कि इतने वर्ड्स का आप कंटेंट लिखिए, मिनिमम आप इतने वर्ड्स का कंटेंट लिखिए, इसलिए ताकि आप नेचुरली बड़ी सारी चीजों को उसके अंदर इंसर्ट कर सके। और जब क्रॉलर आपके H1 में, H2 में, S3 में, हर जगह जब आपके कीवर्ड्स को देखेगा और उसके बाद उस पूरे कंटेंट को, आपके पेज का जो पूरा कंटेंट है उसको पढ़ेगा, तो रिलेशन स्टैब्लिश होगी कि अच्छा इस चीज की बात हो रही है इस पेज के अंदर। यही ऑन पेज एसईओ की बेसिक फाउंडेशन है कि आप जो कंटेंट अपने पेज के ऊपर लिख रहे हो, उस कंटेंट से क्या मीनिंग निकल रही है और उस मीनिंग को गूगल कितने अच्छे तरीके से समझ रहा है। अगर आपकी मीनिंग को गूगल अच्छे तरीके से समझ गया, तो अगर कोई क्वेरी उधर करता है तो गूगल उस चीज का रिजल्ट भी दिखा देगा। ये वही एग्जांपल हुआ जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर जो है मैं कोई चीज अगर आपको समझा रहा हूं और आपसे कोई उस चीज के बारे में पूछ रहा है, तो जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा उतने ही अच्छे से आप सामने वाले को बता पाओगे। यही काम तो गूगल कर रहा है। यही काम गूगल कर रहा है कि गूगल को आप जितने अच्छे तरीके से बता पाओगे कि देखो भैया ये जो पेज है ना, ये पेज है jcrcab.com/taxi in जोधपुर, ये जो हमारा पेज है, इस पेज को रीड करो,
जो तुम्हें समझ में आता है और क्या समझ में आता है। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं गूगल को कि ये पेज किस बारे में, टैक्सी सर्विसेज इन जोधपुर, टैक्सी सर्विसेज इन जोधपुर, कार सर्विसेज इन जोधपुर, कैब सर्विसेज इन जोधपुर। हम बार-बार यही कोशिश कर रहे हैं गूगल को ये बात समझाने में कि ये वाला जो पेज है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। अगर गूगल को ये बात समझ में आ गई कि ये जो पेज है, ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, अगर ये बात गूगल को समझ में आ गई, तो अगर कोई गूगल के ऊपर जाएगा और सर्च करेगा, तो वही पेज उठा के दे देगा। तो बस सिंपल सी चीज़ है, हम इसी में हम लोगों को सारे एफर्ट्स करने हैं। कीवर्ड में एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? कीवर्ड्स की लोकेशन में हमारे जो यूआरएल्स हैं, उनमें भी हमारा कीवर्ड जो है वो प्रेज़ेंट है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई ये बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है? बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर नहीं है क्योंकि गाइज़ जब हमारा जो पेज है, वो रैंक करता है देखो समझो एक बात को और ये बात अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए इस बात को समझना। कई बार जो है वो डाउट रहता है कि हमने तो टाइटल में कीवर्ड को नहीं यूज़ किया, मान लेते हैं या कोई कह रहा है हमने H1 में कीवर्ड को नहीं यूज़ किया। अगर हमने H1 में कीवर्ड को नहीं यूज़ किया, तो क्या हमारा पेज रैंक ही नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। गाइज़ ये वन ऑफ दोज़ फैक्टर्स है, ये वन ऑफ दोज़ फैक्टर्स हैं। ये बिल्कुल वैसे ही चीज़ है कि हमें नहीं पता या किसी को नहीं पता कि यहाँ पर जो बेसिकली जो स्कोर मिलता है आपको, है ना? वो कितना है? जैसे अगर H1 में आपने जैसे H1 में अगर आपने कीवर्ड को नहीं यूज़ किया, तो आपके कितने नंबर कटेंगे? किसी को नहीं पता। H1 में अगर आपने कीवर्ड को यूज़ किया, तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, कितनी वैल्यू मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, किसी को नहीं पता। बस ये हमें पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है और ये ज़रूर पता है कि हाँ, अगर यहाँ पर कीवर्ड को यूज़ करते हो तो थोड़ी-सी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, बट कितनी मिलेगी ये किसी को नहीं पता। तो ये जज कर पाना बड़ा मुश्किल है कि अगर हम इस चीज़ में कीवर्ड को नहीं रखेंगे, तो हमारा पेज रैंक ही नहीं होगा। बाकी के भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बाकी के सारे फैक्टर्स आप अच्छे कर रहे हो, तो आपके पेज के रैंक होने के चांसेस हैं, ठीक है? तो ये गूगल डिसाइड करता है कि उसको कितने अच्छे तरीके से आपके पेज के बारे में समझ में आ गया, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्डाइज़्ड वे में या एक फॉर्मेटेड एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें, हम सारे ही जितनी भी गूगल की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, उनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं थोड़ा-सा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो कीवर्ड्स में कहाँ-कहाँ कीवर्ड्स को यूज़ करना है कंटेंट में और ऑन पेज के रिस्पेक्ट से उसकी हम लोगों ने बात करी। अब जब हम इनको यूज़ करने की बात करते हैं, देखो यहाँ पर अब आपके सामने और डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। जैसे हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च कर ली। कीवर्ड रिसर्च कर ली। हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली कि प्राइमरी कीवर्ड्स को कहाँ यूज़ करना है, सेकेंडरी कीवर्ड्स को कहाँ यूज़ करना है। इवन हमने ये भी देख लिया कि टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शंस को हम किस तरीके से लिखते हैं और जो हमारा कंटेंट है, वो किस तरीके का होना चाहिए, पेज का कंटेंट। अब पेज के कंटेंट पे केवल हम टेक्स्ट नहीं देखेंगे, पेज के कंटेंट पे हम लोग टेक्स्ट प्लस इमेजेस देखेंगे, प्लस अगर हम वहाँ पर लीड फॉर्म्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, तो लीड फॉर्म्स वगैरह के भी कॉन्सेप्ट को हम लोग वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे या लीड फॉर्म्स का भी जो कंटेंट है, उसको वहाँ पर हम लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि हमें लीड्स भी तो चाहिए, जो मैंने आपको बात बताई थी हमें बिज़नेस भी तो चाहिए। रैंक कराने के बाद हमारे पास वहाँ पर कोई कॉल टू एक्शन ही ना हो, तो क्या होगा? हमारे पास कोई लीड्स ही नहीं आएँगी। लीड्स नहीं आएँगी तो इनडायरेक्टली हमारे पास कोई बिज़नेस नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी तो हमें समझना है, इसके हिसाब से हमें पूरे का पूरा कंटेंट लिखना है और जो कीवर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पर रिसर्च किए थे, उनको इसके अंदर स्ट्रैटेजिकली नेचुरल वे में इंसर्ट कर देना है। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि वेबसाइट की जो टेक्नोलॉजी है, वो क्या है? वेबसाइट की गाइस टेक्नोलॉजी क्या है? आपने लिख लिया, जैसे आपने यहाँ पर टाइटल लिख लिया, आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लिया। ये सारी चीज़ें अगर आपने यहाँ पर लिख ली कि टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, बट इसको प्रैक्टिकली आप किस टाइप से वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। तो गाइस ये बात वेबसाइट की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ अगर वेबसाइट की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वेबसाइट की अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ हो सकती है, मतलब वेबसाइट किसी सीएमएस बेस्ड हो सकती है, यानी कि वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर हो सकती है, राइट? वेबसाइट जो है वो कोडेड हो सकती है, कस्टम कोडेड अगर हम लोग बोलें इसको, कस्टम कोडेड हो सकती है मतलब एचटीएमएल, सीएसएस इन सबको या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाई जा सकती है वेबसाइट। जैसे हम यहाँ मान लें पीएचपी पे बनी हुई वेबसाइट है, इस टाइप से हो सकती है, सीएमएस पे हो सकती है, ठीक है?
या एक और भी मान लें यहाँ पर कोडेड ही मान लेते हैं हम लोग कि कोडेड वेबसाइट, तो अलग-अलग तरीकों से वेबसाइट्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है? अब एक तो ये वेबसाइट होती है जिसको प्योर डेवलपर ने बनाया है, ठीक है? ये वेबसाइट हो सकती है डेवलपर ने बनाया तो है बट साथ ही साथ इसके पीछे उसने एक बैकएंड एडमिन का सेक्शन दे रखा है। अब बैकएंड का एडमिन जो होता है वो क्या होता है? वो बैकएंड का एडमिन आपको इसलिए देते हैं ताकि मैनुअली अगर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शंस ये सारी चीज़ें अगर आपको मैनुअली इंसर्ट करनी है, कहीं पर टाइटल इंसर्ट करना है, कहीं पर डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करना है, इन सारी चीज़ों को, तो आपको वेबसाइट का जो कोड है, उसको एक्सेस करने की ज़रूरत ना पड़े। या आप उसमें क्योंकि आप तो ठहरे डिजिटल मार्केटर, आपको वेबसाइट के कोड के बारे में तो पता नहीं है। अगर आपको बेसिक्स पता भी है वेबसाइट की कोड की, तो किस टाइप से डेवलपर ने उसे कोड किया है, कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, कौन-सी चीज़ कहाँ पर कोड में है, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसलिए जनरली ऐसा होता है कि जहाँ पर रिसोर्सेज़ अवेलेबल होती हैं, वहाँ पर वो बैकएंड में ही एक ऐसा एडमिन बना देते हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली सिंपल इंटरफेस, एडमिन का मतलब बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सिंपल इंटरफेस की बात हो रही है, बड़ा ही आसान सा इंटरफेस बना दें, सीधे गए वहाँ पर, टाइटल जो आपने लिखा हुआ है, एसईओ फ्रेंडली जो आपने टाइटल ये सब रिसर्च-विसर्च करने के बाद लिखा हुआ है, उसको जाकर आप वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा हुआ है, उसको जाकर आप वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, तो वो हो गया आपका बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो गया और उसी को हम लोग एडमिन सेक्शन की बात जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो हमारा एडमिन सेक्शन होगा, ठीक है? तो ये है। अदरवाइज़ इस केस में अगर एडमिन सेक्शन नहीं है तब तो फिर भाई ये 100% श्योरिटी है कि आपको डेवलपर से जो है वो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर वेबसाइट वर्डप्रेस की है, राइट? अगर वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो ज़्यादातर सिनेरियोज़ में ये माना जाता है कि एसईओ पर्सन्स उसको एक्सेस करके जो भी रिक्वायर्ड चेंजेज़ होंगे जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे, वो एसईओ पर्सन्स अपने एंड पे उसको एक्सेस करके अपने एंड पे उन चेंजेस को वो कर देंगे। ये माना जाता है, ठीक है? तो इस बेसिस पे आपको क्या समझ में आ रहा है? इस बेसिस पे हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी की होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग लोकेशंस पे हमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो हैं, उनको एंटर करने हैं। हम बात करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट की, राइट? हम बात करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट की। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट की। तो वर्डप्रेस वेबसाइट को क्योंकि एक्सेस करना ईज़ी होता है और यहाँ पर जो आप देख रहे हो जेसीआर कैप, ये भी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ही बनी हुई है, ठीक है? ये भी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ही बनी हुई है। तो चलिए इसके बैकएंड में हम लोग चलते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड में हम लोग लॉगिन करेंगे और इसके क्योंकि हमारा एसईओ क्या होता है पेज वाइज़ होता है ना? पेज वाइज़ जो है वो हमारा एसईओ होता है और हम लोग देखते हैं कि जो कीवर्ड्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, उस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो उन लोकेशंस पर हैं या नहीं है। पेज वाला कौन-सा है हमारा? पेज हमारा वही वाला है, टैक्सी इन जोधपुर वाला पेज है। एक बार कीवर्ड्स वाले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। कीवर्ड्स वाले पॉइंट मतलब कीवर्ड्स रिसर्च करने के बाद हमें कहाँ-कहाँ पर इंसर्ट करने हैं, उस वाले पॉइंट को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद हम लोग जो दूसरे फैक्टर्स हैं ऑन पेज के, जैसे स्कीमा मार्कअप वगैरह है, उसकी हम लोग बात करेंगे कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है और उसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और किस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर स्कीमा मार्कअप जो है, उसको यूज़ किया है ना? तो पहले कीवर्ड्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं, मतलब वो जो हमारा एक पेज है, टैक्सी इन जोधपुर को उसको अगर आप देख लोगे बैकएंड से, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या चीज़ है, राइट? तो यहाँ पर जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को इंसर्ट करने का हमें ऑप्शन मिलता है, वो हम योस्ट प्लगइन को यूज़ करके कर सकते हैं। बहुत ही फ़ेमस जो है प्लगइन है, आप योस्ट यूज़ कर सकते हैं। रैंक मैथ प्लगइन जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो 2 प्लगइन्स आपको दिख रही हैं, प्लगइन नंबर 1 और प्लगइन नंबर 2 ये जो 2 प्लगइन्स आपको दिख रही हैं, दीज़ आर मोस्ट फ़ेमस प्लगइन्स। कुछ लोग योस्ट प्रेफ़र करते हैं, कुछ लोग रैंक मैथ प्रेफ़र करते हैं। दोनों लगभग एक ही तरीके से काम करती हैं। तो इसमें फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बैकएंड में आके, तो मैं यहाँ पर इसके बैकएंड में आ चुका हूँ। और अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको ये योस्ट एसईओ की प्लगइन दिख रही है और हमें जोधपुर वाला जो पेज है वो ओपन करना है। देखो इतने सारे पेजेज़ हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। हमारी वेबसाइट के अलग-अलग पेजेज़ हैं, है ना? तो मैं क्या करता हूँ मैं टैक्सी वाला जो पेज है हमारा जोधपुर वाला उसको गाइज़ हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ एक बार जोधपुर एंटर करता हूँ कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें उससे रिलेटेड जो पेज है, वो हमें उससे रिलेटेड पेज मिल जाएगा यहाँ पर, है ना? हमें टैक्सी सर्विसेज़ इन वाला पेज चाहिए तो मैं इसको ओपन करके यहाँ पर एक बार आ जाता हूँ, टैक्सी इन जोधपुर वाले पे और यहाँ से मैं इसको एडिट पेज कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो मैं यहाँ से भी इसको एडिट पेज कर सकता हूँ
तो आप इस पेज को कंप्लीटली देख सकते हो कि इस पेज में कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पर आते हैं हम लोग और हम लोग यहाँ से बिल्कुल एक बार तो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है? और एसईओ वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक प्रीव्यू दिख रहा है, स्निपेट प्रीव्यू। ये आप क्या देख रहे हो? टाइटल है, ठीक है? बुक टैक्सी, कार एंड कैब रेंटल सर्विसेज़ इन जोधपुर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे टैक्सी सर्विसेज़ इन जोधपुर इसको भी जो है कैटर किया गया है। कैब सर्विसेज़ इन जोधपुर इसको भी कैटर किया गया है और कार सर्विसेज़ इन जोधपुर इसको भी कैटर किया गया है। उसके बाद जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको जो कीवर्ड है उनको लिखना तो है लेकिन नेचुरल वे में। डिस्क्रिप्शन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए लग रहा हो कि वहाँ पर आप कुछ बेच रहे हो। मार्केटिंग अप्रोच का डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन इस बात के लिए होता है ताकि गूगल ये बात समझ सके कि जो डिस्क्रिप्शन है अगर क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, वैसे डिस्क्रिप्शन दोनों ही लोगों के लिए होता है, क्रॉलर के लिए भी होता है और साथ ही साथ जो यूज़र होता है उसके लिए भी होता है क्योंकि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यूज़र को वो इन्फ्लुएंस ना करे या जो हमारा सीटीआर वगैरह है उसको वो अफेक्ट ना करे। तो उस पॉइंट को नहीं इग्नोर कर सकते। आप ये मत समझो कि डिस्क्रिप्शन केवल और केवल आप क्रॉलर के लिए लिखोगे तो इसलिए उसमें कीवर्ड्स भर दो, नहीं, यूज़र के लिए भी होता है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों ही यूज़र के लिए भी होते हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें सीटीआर के बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में नहीं, पेज के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम लोग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन करते हो, ये हमारा जो फ़ोकस कीवर्ड है वो आप देख सकते हो, जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बट अगर हम वर्डप्रेस की बात करें, तो वर्डप्रेस में जनरली ये होता है कि जो आपका टाइटल होता है, वही आपका जो है H1 भी बन जाता है। जो आपका टाइटल होता है वही आपका H1 भी बन जाता है। तो अगर आप देखो तो इस पेज में बहुत सी जगहों पर जो है टैक्सी सर्विसेज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ हुई हैं। साथ ही साथ दूसरे पेजेज़ के लिंक्स भी यूज़ हुए हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो दूसरे पेज के लिंक्स भी यूज़ हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो बैनर इमेज कौन-सी यूज़ हुई है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है? जो हमारी मेन इमेज है, बैनर इमेज का मतलब ये होता है कि जो हमारी मेन इमेज है, राइट? तो इसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ बेसिकली अवर बैनर इमेज। यहाँ पर जब हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की लोकल इमेज यहाँ पर लिखी हुई लगी हुई है ताकि हम जो है कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें या जो भी वेबसाइट विजिटर्स आ रहे हैं जोधपुर के बारे में सर्च करके उनको हम इन्फ्लुएंस कर सकें और इससे थोड़ा-सा रिलेट कर सकें। इसलिए हमने सेम सिटी की इमेज लगाई है। तो ये यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से है, राइट? एंड उसके बाद हाउ इट वर्क्स आप देखोगे यहाँ पर हाउ इट वर्क्स जो टाइटल है वो लिखा हुआ है। उसके बाद टैक्सी सर्विसेज़ यहाँ पर अगर आप देखो तो टैक्सी सर्विसेज़ हैं और उसके बाद व्हाई चूज़ अस में अगर आप आओ नीचे, ठीक है? व्हाई चूज़ अस होगा यहाँ पर, राइट? तो उसमें जो है गाइज़ हम लोगों ने दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है, वो एंटर करी हुई है, राइट? सो लेट्स सी व्हाई चूज़ अस कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें? टैक्सी एंड कार रेंटल सर्विसेज़ ये जो हमारी अभी हेडिंग है, जो अभी आपने देखा ये कंटेंट वाली जो हेडिंग थी, यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ था ये वाला बुक अ टैक्सी इन जोधपुर विद जेसीआर कैब ये है। ठीक है? बुक अ टैक्सी इन जोधपुर विद जेसीआर कैब ये लिखा हुआ है और उसके बाद जो हमारे दूसरे सेक्शंस हैं, वो आप देख रहे हो, जैसे हाउ इट वर्क्स है, ठीक है? और अगर हम लोग इसको और ओपन करें, यहाँ पर जैसे हाउ इट वर्क्स को तो आप देख सकते हो जो भी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो टाइटल सर्विसेज़ आवर सर्विसेज़ वाला जो सेक्शन है, जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं नीचे आवर सर्विसेज़ वाला जो सेक्शन है, उसके लिए यहाँ पर दूसरी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा तो इन्होंने ओवर आवर सर्विसेज़ है, बट इसमें जो टाइटल है हायर कार्स फॉर पॉपुलर डेस्टिनेशंस एंड टॉप गेटवेज़, तो ये वो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट? तो उसका एक्चुअली ये कस्टमाइज़ करके बनाया गया हुआ है। तो इस टाइप से आपको जो है डैशबोर्ड्स वगैरह मिल सकते हैं। इस टाइप से आपको डैशबोर्ड्स वगैरह मिल सकते हैं और इनमें जिन भी लोकेशंस पे आपको चीज़ें लिखनी है, वहाँ पर आपको कीवर्ड्स वगैरह का ध्यान देना है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ जैसे टैक्सी इन जोधपुर, जो हमारा ये कीवर्ड था, टैक्सी इन जोधपुर, तो अगर आप इसको देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसको किस-किस जगहों पर यूज़ किया गया है, टैक्सी इन जोधपुर को। तो यहाँ पर टैक्सी इन जोधपुर यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, ठीक है? नीचे आते हैं, टैक्सी इन जोधपुर यहाँ भी यूज़ हुआ है, लेकिन ये वन वे के साथ यूज़ हुआ है, तो एक बार इग्नोर करेंगे इसको। टैक्सी इन जोधपुर यहाँ भी यूज़ हुआ है, ठीक है? नीचे आते हैं हम लोग, तो आप देखोगे कहीं और भी हमें टैक्सी इन जोधपुर यहाँ पर भी दिख रहा है ना? तो अलग-अलग लोकेशंस पे यहाँ पर टैक्सी इन जोधपुर यूज़ हुआ है। उसी के साथ-साथ अगर हम लोग देखें तो दूसरे जो है हमारे कीवर्ड्स वो भी यूज़ हुए हैं, जैसे टैक्सी सर्विसेज़ इन जैसलमेर यहाँ पर लिखा हुआ है, बट हम लोग अगर जोधपुर डालें, जोधपुर यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर कैब इन जोधपुर भी एक बार एंटर करता हूँ, वो भी नहीं। बट हमारा जो यहाँ पर रेंटल सर्विसेज़ या टैक्सी सर्विसेज़ जो हमारा फ़ोकस कीवर्ड इसके रिस्पेक्ट में था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर यूज़ किया गया है, इसीलिए ये रैंक हो रहा है, राइट? तो सबसे पहले हम लोगों को इसी चीज़ को देखना है ना?
तो जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए थे, उन पे हम लोग एक बार फिर से वापस आते हैं यहाँ पर, जो हम लोगों ने अभी पॉइंट्स लिखे हुए थे। ये देखो, तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ कि ये सारे पॉइंट्स कौन-कौन से पॉइंट्स जो हैं वो टिक मार्क हो रहे हैं कि कीवर्ड्स को हमको कहाँ-कहाँ पर लिखना है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो। जैसे ये अगर आप देखो यहाँ पर टाइटल ऑफ द पेज में तो है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज में भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं, H1 में भी कीवर्ड्स हैं, H2, H3, H4 में भी कीवर्ड्स हैं। इमेजेस में हमें देखने पड़ेंगे कि इमेजेस के जो टेक्स्ट है या इमेजेस के अराउंड भी जो टेक्स्ट होता है, जैसे इमेजेस लिखी हुई हैं, उसके आस-पास जैसे यहाँ पर अगर हम लोग आएँ, यहाँ पर, तो अगर ये कोई इमेज है और इसके आस-पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। इस इमेजेस के ऊपर जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है कुछ, तो इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग इस इमेज को और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो इस इमेज का जो ऑल टेक्स्ट है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर तो इस इमेज का ऑल टेक्स्ट एज़ सच नहीं लगा हुआ है ना? तो हम लोग नीचे आते हैं, लेट्स सी दूसरी जो इमेजेस हैं, उनके ऑल टेक्स्ट होंगे, ठीक है? बाकी इमेजेस के होंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं, उनके ऑल टेक्स्ट जो हैं, वो होने चाहिए, है ना? ये हमारी इमेज का सोर्स है ना? यहाँ पर हमें अभी ऑल टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, इट्स ओके कोई बात नहीं, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि आपको जो इमेजेस है, उनके ऑल टेक्स्ट में भी आप अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से चीज़ें लिखनी है। अब यहाँ पर जो इतना ज़्यादा कंटेंट है, वो इसीलिए है और कंटेंट दोनों तरीके का है। कंटेंट को अगर आप इस पेज के कंटेंट को प्रॉपर्ली अगर आप रीड करने जाएँगे, तो आपको दोनों ही तरीकों का कंटेंट जो है, वो यहाँ पर दिखाई देगा। एक जो है आपको यहाँ पर यूज़र बेस्ड कंटेंट भी आपको दिखाई देगा, ठीक है? यूज़र बेस्ड कंटेंट भी आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो यूज़र बेस्ड कंटेंट के साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो क्रॉलर ओरिएंटेड कंटेंट है, क्रॉलर ओरिएंटेड कंटेंट वो भी आपको दिखाई देगा। इसके बाद जैसे मैंने कंटेंट की पूरी आपसे बात कर ली कि कंटेंट में आप कीवर्ड्स किस तरीके से रखेंगे। उसके बाद गाइस क्या करना है, हम लोग को बात करनी है स्कीमा मार्कअप की, राइट? हम लोगों को समझना है कि किस टाइप से हम लोगों के लिए स्कीमा मार्कअप इम्पोर्टेंट है और स्कीमा मार्कअप को किस तरीके से हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है अपने कोड में, राइट? तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका जो पेज है, राइट? ये किस चीज़ के बारे में है। अगर हम इस पेज की बात करें, तो मैं अगर कंट्रोल यू करता हूँ, इसका सोर्स कोड देखता हूँ और मैं अगर स्कीमा के ऊपर आता हूँ, ठीक है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको अलग-अलग टाइप का स्कीमा मिलेगा। एक तो प्रोडक्ट टाइप का ये आपको स्कीमा दिख रहा है, ठीक है? ट्रैवल एजेंसी के टाइप का भी आपको यहाँ पर स्कीमा दिख रहा है ना? आपको अलग-अलग टाइप का स्कीमा दिखेगा। एफएक्यू, फैक्ट पेज वाला स्कीमा भी आपको दिख रहा है ना? अब मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में पहले ही बता देता हूँ, स्कीमा का मतलब क्या है और आखिर जो स्कीमा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, इससे ऑन पेज में कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद जो स्कीमा का टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है, वो आप लोग देख लेंगे कि स्कीमा को क्रिएट किस तरीके से करते हैं। बट उससे पहले स्कीमा किस टाइप से यूज़फुल है ना? तो जैसे देखो हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है ना? जो बहुत सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर टू बी वेरी प्रिसाइज़, वेब पेज के ऊपर जो हमारा बहुत सारा कंटेंट है, इसी कंटेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना? इसी कंटेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम पास कर रहे होते हैं गूगल को या वो इन्फॉर्मेशन पास कह लें या प्रोवाइड कह लें, ज़्यादा बेहतर होगा। वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं गूगल को, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है? इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं बेसिकली वही इन्फॉर्मेशन हम गूगल को पास कर रहे होते हैं और इसी इन्फॉर्मेशन को देखकर गूगल डिसाइड करता है कि ये पेज किस बारे में है। तो ये इन्फॉर्मेशन पास करने में कुछ कभी-कभी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हो सकता है जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं, उस तरीके से गूगल ना समझ पा रहा हो। जैसे लैंग्वेजेज़ की अगर हम बात करें, भई अगर मुझे हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है और कोई आ जाता है फ्रेंच में बोलने लगता है, वो कितना भी अच्छा फ्रेंच में बोले, कितनी भी चीज़ अपनी समझाने की कोशिश करे, क्या हमें समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है कि जब आप इंग्लिश में गूगल को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो समझ जाता है, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन समझ जाता है। फिर भी गूगल कहता है कि देखो तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन तो हम समझ जा रहे हैं, बट हम तुम्हें एक और लैंग्वेज बता रहे हैं। हम अगर तुम्हें एक और लैंग्वेज बता रहे हैं और अगर तुम्हें कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन बतानी है, तो इस लैंग्वेज में बताओ ना। ये लैंग्वेज हमें समझ में आती है और लैंग्वेज कौन-सी है? वो लैंग्वेज है कोड की, वो लैंग्वेज है स्कीमा की। तो मैंने कहा कि मेरी वेबसाइट किस बारे में है, ये मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें स्कीमा के माध्यम से बता दूँगा तो गूगल और अच्छे से समझ जाएगा। और यही बात तो हम शुरुआत से भी करते आ रहे हैं कि जितने अच्छे से गूगल आपके बारे में समझ पाएगा, उतने ही अच्छे से उसको रैंक भी करा पाएगा, है ना?
तो स्कीमा इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब स्कीमा में हमारे वेब पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके हिसाब से हम लोग स्कीमास क्रिएट करते हैं। तो एक तो जैसे अगर हमारी वेबसाइट ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो ऑर्गेनाइज़ेशन स्कीमा हम लोग बना सकते हैं और वेबसाइट में कहीं पर भी पेस्ट कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि क्रॉलर जब आता है ना, तो ये नहीं देखता हेड में स्कीमा है, कहाँ पर है, वो ये चीज़ नहीं देखता है। स्कीमा वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो जब वेब पेज के ऊपर बेसिकली, क्योंकि जब क्रॉलर आएगा तो वो पूरे वेब पेज को रीड करेगा, तो उसको जहाँ भी स्कीमा मिल जाएगा, वो समझ जाएगा, क्योंकि गूगल की भाषा में बात हो रही है कि ये वेबसाइट ये इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। तो वेबसाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, उसके बाद वेबसाइट के टाइप के ऊपर भी हम लोग स्कीमा बना सकते हैं। उसके बाद जो है रेटिंग्स, रिव्यूज़ का स्कीमा भी हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग फैक्ट्स का स्कीमा भी बना सकते हैं। मतलब ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर आपने देखा था, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अगर इनके ऊपर भी आप स्कीमा बना देते हैं, ठीक है? इनका भी स्कीमा आप बना देते हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर रख देते हैं और कोई यूज़र अगर इन फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें सर्च करता है, तो डायरेक्टली उसे जो है पोज़ीशन 0 पे आपका रिज़ल्ट दिख सकता है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को करते हैं, है ना? तो स्कीमा की आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि स्कीमा में जो है हमें क्यों इन्फॉर्मेशन जो है स्कीमा के बेसिस पे हमें भेजनी पड़ती है। अब किस टाइप से आप क्रिएट करोगे वो भी बहुत आसान है। सिंपली आपको जाना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर के ऊपर, बस इसके ऊपर जाना है आपको और यहाँ से आपको अलग-अलग स्कीमास जनरेट कर लेने हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये मैंने बाकी की क्लासेस में भी बताया है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये आपको एक स्कीमा दिख रहा है, जो फैक्ट स्कीमा है। वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़ेशन का भी स्कीमा था, जो हम लोग को दिख रहा था। यहाँ पर हम लोग चले जाएँगे और देखेंगे कौन-सा हम स्कीमा क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं हम इस ऑर्गेनाइज़ेशन का स्कीमा क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइज़ेशन का टाइप या ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है, उसका हमें टाइप देखना होगा। ठीक है? तो अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएँ, जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर कुछ स्पेसिफ़िक कैटेगरी देनी है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जेसीआर कैब लिख सकते हैं। इसका कोई अगर अल्टरनेट नेम है तो वो हम लिख देंगे। जो हमारा यूआरएल है वो हम एंटर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है? ये ऑर्गेनाइज़ेशन स्कीमा तो भाई सारे ही पेजेज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये जैसे यार अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ है तो वो ले लेंगे और यहाँ से हम बस इसको टेस्ट कर लें ज़रूर, ये टेस्ट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को टेस्ट कर लें कि ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको टेस्ट करने के बाद इसको हम पेज के ऊपर लगा सकते हैं। मैंने बाकी की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की है, आपको बाकी की भी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें ऐड करनी क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल को जाती है और ज़्यादा जो है स्पेसिफिक हो जाती है ना? तो यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पेज के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी ऑर्गेनाइज़ेशन स्कीमा में। उसी तरीके से आप फैक्ट स्कीमा को अगर आप देखें यहाँ पर तो हमें क्या करना है फैक्ट स्कीमा भी हमें क्रिएट कर लेना है। जैसे फैक्ट पेज है, अगर नहीं है तो आप बना भी सकते हो और ये अलग-अलग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आप लिखते जाओगे। उसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक कोड मिल जाएगा, इसको आप ले लोगे और इसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट कर दोगे दैट्स इट। एक से ज़्यादा अगर स्कीमा जो है वो आपको एक से ज़्यादा अगर स्कीमा भी इम्प्लीमेंट करने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक से ज़्यादा स्कीमास को आप बड़ी आसानी से अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वेब पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर आपने देखा भी कि हम एक से ज़्यादा स्कीमास इम्प्लीमेंट करें, प्रॉब्लम क्यों नहीं? प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं है क्योंकि स्कीमा केवल इन्फॉर्मेशन के फ्लो को मेंटेन करता है ना? कि जो लैंग्वेज गूगल को समझ में आती है, उस लैंग्वेज में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो अभी हम लोगों ने फैक्ट के फॉर्म में, ऑर्गेनाइज़ेशन के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमने गूगल को फर्दर आगे पास कर दी। तो वो केवल इन्फॉर्मेशन को जो स्कीमा है, इन्फॉर्मेशन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो उसको किसी कहीं पर भी मेंशन कर दो, कितने ही मेंशन कर दो, जितने ज़्यादा मेंशन करोगे, उतने रिलेवेंट वो इन्फॉर्मेशन को पास करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन वो उससे रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन गलत नहीं पास होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन गलत पास हो गई तो क्या होगा? आपके कंटेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत आगे पहुँच जाएगी। अगर कंटेंट की इन्फॉर्मेशन गलत पहुँच जाएगी तो गूगल को उसको भी समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ऑन पेज का आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ऑन पेज में कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है, कहाँ-कहाँ कीवर्ड्स एंटर करने हैं, कंटेंट की लेंथ पे क्यों ध्यान देना है, कैसे ध्यान देना है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया ये जो वेबसाइट है आप रैंक देख रहे हो कि ये वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है। अगर ये वेबसाइट रैंक कर रही है तो इसका ऑन पेज भी आप देख रहे हो। तो जो हम लोगों ने एक पेज लिया था अब आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि टैक्सीन जोधपुर वाला जो हमारा पेज था, उसको किस टाइप से कीवर्ड रिसर्च करी गई होगी, किस टाइप से जो कंटेंट है उसका लिखा गया होगा, बाकी जो पूरी डेटा है वो उस पेज के ऊपर अवेलेबल है। अभी थोड़ा-सा हम लोगों का ऑफ पेज का सेक्शन बचा हुआ है कि आप इतना काम करने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इतना काम कर लेते हो राइट?
ये मैं सर्विस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। सर्विस वेबसाइट के ऊपर जब आप इतना काम कर लेते हो, अब आपको जो है बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है? तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा कि बैकलिंक्स जो हैं, वो आपको किस तरीके से बनाने हैं। एक बार हम लोग बैकलिंक्स का भी थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद ये एक जो मिनी प्रोजेक्ट टाइप का हम लोगों ने एक छोटा-सा डिस्कशन किया है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि इस डिस्कशन का पूरा पर्पज़ था क्या, राइट? तो अभी हम लोग थोड़ा-सा बैकलिंक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप से हम लोगों को बैकलिंक्स इस पेज के लिए बनाने हैं और उसमें भी जो कॉन्सेप्ट होता है एंकर टेक्स्ट का, जो कॉन्सेप्ट होता है कीवर्ड्स का, उन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को समझना है, राइट गाइस? तो बैकलिंक्स को डिस्कस करते हैं अब। तो थोड़ा-सा डिस्कशन भी करेंगे हम लोग कि बैकलिंक्स जो हैं एक्चुअली हम लोग को किस टाइप से बनाने हैं। सो गाइस 2 तरीके के मेन बैकलिंक्स होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कंटेंट बेस्ड बैकलिंक्स, राइट? कंटेंट बेस्ड बैकलिंक्स जहाँ पर आपको बड़ा सारा जो कंटेंट है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग करने जाएँगे, राइट? तो आपको बड़ा सारा कंटेंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसी टाइप में एक दूसरे टाइप का जो बैकलिंक होता है जहाँ पर हमें कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये लेस कंटेंट बोल सकते हैं इसको हम लोग। लेस कंटेंट बेस्ड बैकलिंक्स होते हैं ये। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट नहीं प्रिपेयर करना पड़ता है, तो ये कमेंट वगैरह जो होते हैं हमारे कमेंट बैकलिंक्स वगैरह वो होते हैं। बट गाइस कमेंट बैकलिंक्स वगैरह आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। बट अगर हम इनको प्रॉपर्ली थोड़े से रिलेवेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो बैकलिंक्स हैं, उनको अगर लगाएँ तो हमें ये बेनिफिट भी देते हैं। बस हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जहाँ कहीं भी हम अपना बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम अपना बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि वो वेबसाइट हाई अथॉरिटी की वेबसाइट हो, राइट? वो वेबसाइट जो है हमारी हाई अथॉरिटी की वेबसाइट हो, हम उसका डीएपीए वगैरह चेक कर लें। डीएपीए अगर आप मॉज़ देख रहे हो, तो आप डीएपीए देख लो। अगर आप आरएफ्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप डीआर और जो पेज अथॉरिटी है, ठीक है? पेज रैंकिंग है, पेज रेटिंग है, उसको अगर आप देखना चाहो, तो आप देख सकते हो आरएफ्स के केस में। तो मेट्रिक अलग-अलग हैं, पर्पज़ वही है क्योंकि टूल बेस्ड चीज़ें हैं ये, तो अलग-अलग हैं, राइट? बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि हमारी जो वेबसाइट है, जैसे हमारा जो पेज है, वो ट्रैवल से रिलेटेड है ना? ट्रैवल से रिलेटेड है, तो हम कोशिश करें कि हम ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर अपना बैकलिंक बनाएँ, जो भी हमारा बैकलिंक है, वो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर बने जो वेबसाइट्स बेसिकली ट्रैवल से रिलेटेड है ना? तो भले उनके ऊपर हम कमेंट बैकलिंक्स बनाते हैं, भले हम उनके ऊपर गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं जाके या किसी दूसरे टाइप का बैकलिंक हम उसके ऊपर बनाते हैं, कंटेंट के अंदर जाके हम कोई बैकलिंक जो है वो वहाँ पर बनाते हैं, तो इन सभी केसेस में हमारे लिए यूज़फुल होगा, राइट? कमेंट बैकलिंक्स तब ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं जब आप इनकी स्पैमिंग करने लगते हैं। यही सबसे बड़ा रीज़न है कमेंट बैकलिंक्स का बैन होना या गूगल जो कमेंट्स बैकलिंक्स को बिल्कुल वैल्यू अब नहीं देता है, उसके पीछे रीज़न्स यही हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ तो बेसिकली हमें तब मिलती है जब हम गेस्ट ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, राइट? गेस्ट ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। बैकलिंक्स जो है वो हम अपने दूसरे वेब पेजेज़ के ऊपर भी बना सकते हैं। फाइन दूसरे वेब पेजेज़ के ऊपर भी हम लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं, वहाँ से ट्रैफिक भी ला सकते हैं और वहाँ से जो है हम अथॉरिटी भी डेवलप कर सकते हैं। तो गाइस 2-3 मेथड्स हम लोग देखेंगे जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो वेब पेज है, इसके लिए हम लोग बैकलिंक्स बना सकते हैं। और इससे पहले जब हम लोगों ने बैकलिंक्स वाली क्लास की थी, इस पर्टिकुलर कोर्स में जो भी आपकी बैकलिंक्स वाली क्लास थी, उनमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बैकलिंक्स के बारे में बताया। यहाँ पर हम लोग फिर से कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, किस टाइप से हम लोग बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बैकलिंक्स की, ठीक है? तो मैं कुछ मेथड्स बताता हूँ आपको। एक तो हम लोग जो है लीव अ रिप्लाई वाले जो हमारे बैकलिंक्स होते हैं, लीव अ रिप्लाई वाले, वो वाले बैकलिंक्स हम लोग देख सकते हैं। हम लोग वेब 2.0 के जो बैकलिंक्स होते हैं, वो हम लोग बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास जो गेस्ट ब्लॉगिंग की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग की जो हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं। बैकलिंक्स में जो हमारा एंकर टेक्स्ट है, वो उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जो हमारा एंकर टेक्स्ट होता है, यानी कि जो टेक्स्ट होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टैक्सी इन जोधपुर, टैक्सी इन जोधपुर, ये हमारा कीवर्ड है, राइट? ये जो हमारा कीवर्ड है, इसके ऊपर कोई क्लिक करता है, तो वो फिर हमारे वेब पेज के ऊपर आएगा, ठीक है? हमारे वेब पेज के ऊपर आएगा। तो इसको हम लोग बेसिकली एंकर टेक्स्ट हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंकर टेक्स्ट हम लोग इसको बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा एंकर टेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा प्राइमरी कीवर्ड ना हो, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो मतलब हो कुछ केसेस में आप प्राइमरी कीवर्ड्स को यूज़ करें जैसे टैक्सी इन जोधपुर, बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं हर जगह पर जहाँ पर भी बैकलिंक्स बना रहे हैं वहाँ एंकर टेक्स्ट में एक ही प्राइमरी कीवर्ड डालते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये जो आपके बैकलिंक्स की प्रोफाइल जो नेचुरल प्रोफाइल आपके बैकलिंक्स की बनती है, उसको ये हैम्पर करता है। तो यहाँ पर जो आपके पास एंकर टेक्स्ट बन सकते हैं,
उनको आप पहले लिख लो, ठीक है? जैसे क्या एंकर टेक्स्ट बन सकते हैं, एक बन सकता है हमारा टैक्सी इन जोधपुर, ठीक है? एक हमारा बन सकता है कैब सर्विसेज़ इन जोधपुर, तो हम अलग-अलग जो है एंकर टेक्स्ट अपने लिख लेते हैं। कैब सर्विसेज़ इन जोधपुर ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, इसी तरीके से यहाँ पर हो गया हमारा टैक्सी रेंटल्स इन जोधपुर, ठीक है? इसी तरीके से हमारा 5वां हो जाएगा यहाँ, चौथा हो जाएगा हमारा कैब रेंटल्स इन जोधपुर। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारे अलग-अलग कीवर्ड ज़रूर हैं, लेकिन हम जब बैकलिंक्स बनाएँगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारे सारे के सारे जो बैकलिंक्स बनाएँगे वो इसी के ऊपर बना देंगे। अपने प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर ही हम लोग अपने सारे के सारे बैकलिंक्स बना देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? कि प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर भी हम लोग अपने सारे के सारे बैकलिंक्स बना देंगे। दूसरे भी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको भी हम लोग देखेंगे, है ना? इनको भी हम लोग कैटेगरी, क्योंकि अगर हमने सब कुछ इसी में बना दिया तो गूगल को क्या लगेगा कि सब लोग इसी के ऊपर बैकलिंक्स बना रहे हैं। तो वो एक तरीके से जो है स्पैमिंग या जो फेक एक्टिविटी है, उसकी तरफ इंडिकेट करेगा कि ये एक तरीके की आपकी जो है फेक एक्टिविटी है। तो इस वाले पार्ट को आपको बिल्कुल ही बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक है? इस वाले पार्ट को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। तो इस टाइप से आप लोग जो है बैकलिंक्स की फाउंडेशन पहले आप बना लेंगे और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया लीव अ रिप्लाई। तो हमें क्या करना है, मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताया कि सेम निश, बस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि सेम निश और हाई अथॉरिटी, ठीक है? हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स को पिक करें और इस चक्कर में मत रहें कि हमारे 20 बैकलिंक्स नहीं बने, हमारे 30 बैकलिंक्स नहीं बने, हमारे 40 बैकलिंक्स नहीं बने। बिल्कुल इस टाइप की टेंशन ना लें, आराम से बैकलिंक्स बनाएँ, कोई इतनी जल्दबाज़ी नहीं होती, बस वेट करें कि आपको हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के ऊपर ही बैकलिंक्स बनाने हैं। क्योंकि आप जो लो क्वालिटी के अगर आप बैकलिंक्स बना भी रहे हैं, ठीक है? लो क्वालिटी के अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हैं और बहुत हाई नंबर्स में अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हैं, जो लो क्वालिटी बैकलिंक्स हैं, तो उनसे भी कोई एडवांटेज नहीं है। तो एट लीस्ट वेट करें और जो हमारे हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स हैं, उन्हीं को आप क्रिएट करें, ठीक है? हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स को क्रिएट करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये वाला जो बैकलिंक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हो लीव अ रिप्लाई, तो इसके लिए आप क्या करो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक चीज़ सर्च की, जैसे हमारी इंडस्ट्री ट्रैवल है, ट्रैवल प्लस लीव अ रिप्लाई, इसको आप सर्च करोगे, तो आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएँगी, जहाँ पर आप लीव अ रिप्लाई कर सकते हो, है ना? तो अलग-अलग इंडस्ट्री के लिए होती है, यहाँ पर हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग नीचे आ जाते हैं। ठीक है? नीचे आ जाते हैं यहाँ पर और अगर आप नीचे आओगे तो लीव अ रिप्लाई का आपको यहाँ पर सेक्शन दिखाई देगा। जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं, ये देख रहे हो आप लीव अ रिप्लाई का हम लोग को यहाँ पर नीचे सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको रिप्लाइज़ दिख रहे हैं, बहुत सारे आपको कमेंट्स दिख रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो और लीव अ रिप्लाई से रिलेटेड जो और वर्ड्स हैं, उन पे भी आप जा सकते हो। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं गाइज़ यहाँ पर, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, नीचे आ सकते हो यहाँ पर सबसे और यहाँ पर आप अपना जो रिप्लाई है वो आप अपना रिप्लाई यहाँ पर एंटर कर सकते हो अलोंग विद योर जो आपका कीवर्ड है, ठीक है? तो कभी प्राइमरी, कभी सेकेंडरी, उस टाइप से आपको करना है। यहाँ पर जो कंटेंट की मैं आपको बात बताऊँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमें कंटेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज़ जो कंटेंट होता है हमारा, जैसे जब हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो आप स्पिन्ड कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्पिन्ड कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? गाइज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप स्पिन्ड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? जो भी आप स्पिन्ड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आप वेबसाइट में ना यूज़ करें। तो यहाँ पर जब कभी भी आप बैकलिंक्स बनाने के लिए अगर आपको स्पिन कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट के बीच में ही तो आप अपना यहाँ पर किसी तरीके से बैकलिंक यूज़ करोगे, राइट? तो कंटेंट के बीच में अगर आप बैकलिंक्स यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप स्पिन्ड कंटेंट को वहाँ यूज़ कर सकते हो। बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, 7-8 लाइन्स, 6-7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन अगर आपको यूज़ करनी है, तो फिर आप स्पिन्ड कंटेंट यूज़ कर सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप उसी स्पिन्ड कंटेंट या स्पिन्ड कंटेंट की जो टेक्नीक है स्पिनिंग की, उसको आप वेबसाइट के मेन जो आपका कंटेंट है, उसके लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। वहाँ पर आप नेचुरल कंटेंट ही लिखोगे और उसी का जो आप स्पिन्ड वर्ज़न है, ठीक है? जो मैंने आपको ग्रुप बाय टूल्स बताए हैं ना, ग्रुप बाय टूल्स में अगर आप जाओगे तो आपको एआई, वर्ड एआई वगैरह जैसे ऐसे बहुत सारे टूल्स मिल जाएँगे, जो आपको स्पिन करके कंटेंट दे देंगे और अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना कंटेंट स्पिनर, तो आपको ऐसे टूल्स मिल जाएँगे। तो उनकी हेल्प से आप स्पिन्ड कंटेंट कमेंट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हो या बैकलिंक्स में जहाँ-जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, जहाँ भी आपको लग रहा है बैकलिंक्स में कि मुझे कंटेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ उसके लिए आप बना सकते हो, राइट? यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे ये ट्रैवल लीव अ रिप्लाई है। तो यहाँ पर मैं कमेंट भी डाल सकता हूँ, ठीक है? ट्रैवल प्लस कमेंट, तो आप देख सकते हो आपको बहुत सारी ऐसी जो है वो वेबसाइट मिल जाएँगी जहाँ पर आप कमेंट डाल सकते हो जो कमेंट एक्सेप्ट कर रही हों।
ठीक है? तो इस टाइप से आप ये वाले जो हमारे बैकलिंक्स हैं उनको बड़ी आसानी से बना सकते हो। मैंने प्रोसेस आपको पहले भी कोर्स में बताई है किस टाइप से आपको करना है। तो इस प्रोजेक्ट में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, किस टाइप से आप इस चीज़ को करोगे। उसी तरीके से गेस्ट ब्लॉगिंग के केस में जो है, तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं, यहाँ पर आप गेस्ट पोस्ट, ठीक है? क्योंकि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी 160 ट्रैवल ब्लॉग्स एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, और यहाँ पर बड़ी सारी सबमिट अ ट्रैवल गेस्ट पोस्ट, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हो थ्रिलोफिलिया वाली वेबसाइट है, तो यहाँ पर भी आप जाके गेस्ट पोस्ट जो है वो एंटर कर सकते हो, ठीक है? स्पॉन्सर्ड पोस्ट तो पूरा आपको इनका जो यहाँ पर ये अपना जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गेस्ट पोस्ट की जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको आपको देखना पड़ेगा किस टाइप के जो कंटेंट है उनको एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर कितने बैकलिंक्स एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके के बैकलिंक्स एक्सेप्ट करते हैं। इन सारी ही चीज़ों को जब आप प्रॉपरली स्टडी कर लोगे, इन सारी चीज़ों को जब आप प्रॉपरली देख लोगे, तो फिर आप यहाँ से गेस्ट पोस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो, है ना? और उसके बीच में आप कंटेंट में जो है अपने बैकलिंक्स को ड्रॉप कर सकते हो। तो इस टाइप से आपकी धीरे-धीरे बैकलिंक्स की जो प्रोफाइल है, वो भी इम्प्रूव होती जाएगी, और बैकलिंक्स एक क्रिएट करना जो है ना, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑन पेज में बड़े सारे जो चीज़ें होती हैं, वो वन टाइम होती है, जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वो वन टाइम है, स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, वो वन टाइम है ना। उसके बाद जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना। तो ये 2 चीज़ें जैसे मैंने बताई आपको, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं, जैसे ड्रॉप माई लिंक .com के ऊपर आप जा सकते हो, ड्रॉप माई लिंक के ऊपर जा सकते हो, और जब आप ड्रॉप माई लिंक के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर भी आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे कि आपको किस टाइप से जो है वो अपने बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। तो गाइज़, यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो, राइट? यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो, एंड पहले तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार फ्री में आप यहाँ पर रजिस्टर कर लो, लेट मी साइन अप, राइट? तो हम लोग यहाँ पर फ्री में साइन अप कर लेते हैं एक बार, और साइन अप करने के बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड एक बार जो है वो जनरेट कर लेता हूँ। Okay, now it is complete sign up and we will save this thing, right? And यहाँ पर the password confirmation does not match, okay? एक बार फिर से प्रॉपरली हम लोग कर लेते हैं इसको। और ये ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको जो है बैकलिंक्स बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, राइट? द ईमेल हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन। ओके, तो ये ईमेल हो चुका है, तो मुझे एक बार के लिए यहाँ पर जो है अपने ईमेल्स को चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो ड्रॉप माई लिंक की फैसिलिटी है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, या ये जो टूल है इसको आप यूज़ कर सकते हो। आप अलग-अलग लोकेशंस पे अपने जो लिंक्स हैं उनको आप ड्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे एक बार के लिए जो मेल वगैरह है उसको कंफर्म करना पड़ेगा, राइट? तो एक बार मैं इस सेक्शन को देख लेता हूँ एक बार। तो मैंने एक बार दूसरी आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको किस टाइप के बैकलिंक्स चाहिए, उनकी आपको यहाँ पर रिसोर्सेज़ मिल जाती है। जैसे अगर आपको फोरम बैकलिंक्स चाहिए, राइट? तो आप यहाँ पर अपनी निश एंटर कर सकते हो, जैसे मैं ट्रैवल निश एंटर करता हूँ और हम लोग सर्च करते हैं, तो यहाँ पर हमें फोरम बैकलिंक से रिलेटेड जो रिसोर्सेज़ हमें मिल जाएँगे। तो हम जो हमारा ये ड्रॉप माई लिंक वाली रिसोर्सेज़ है, इसको भी हम लोग यूज़ करके अपने बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो गाइज़, हम लोगों ने देखा किस टाइप से हम पेजेज़ के स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा था अपने प्रोजेक्ट को, राइट? कि किस टाइप से हम लोग पेजेज़ के स्ट्रक्चर को समझते हैं। उसके बाद बड़े सारे हमने ऑन पेज के जो एलिमेंट्स हैं उनको देखा, बड़े सारे हम लोगों ने ऑफ पेज के एलिमेंट्स को देखा। जो हमारे टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट का खरीदना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो आप ऑलरेडी जो वर्डप्रेस का सेक्शन है आपका, उसमें आप लोग इस चीज़ को कवर कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे टेक्निकल में आ जाती हैं, या जो हमारी स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन की चीज़ें हैं, वो हमारे टेक्निकल में आ जाती हैं। तो स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जो है उसमें देख चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम लोगों को कवर करना है। गाइस, इस तरीके से एक बेसिक पेज का हम स्ट्रैटेजी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कंप्लीट हमारा एसईओ हो गया, सब कुछ हमारा एसईओ हो गया उस पेज का, बट जितनी भी चीज़ें मोटे-मोटे तौर पे हमें ज़रूरत पड़ती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करने की, उन बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डिस्कस कर लिया, इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।